चलो फिर शुरू करते हैं। नाम बोलो इसके, क्या क्या नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम। शब्द आए थे देखो, एक तो प्रत्यक्ष है ना, सामाजिक अधिगम में हर चीज प्रत्यक्ष देख के या फिर वो अनुकरण करता है तो प्रतिरूप शब्द आ गया। देखता है चीजों को तो अवलोकन है ना। और समाज में है तो सामाजिक संज्ञानात्मक हो गया। अनुकरण शब्द आया ही है इसमें। आधार वाक्य क्या था? इसका सबसे सरल है आधार वाक्य, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखता है कोई भी, इसी कारण इसका नाम अनुकरण भी मान सकते हैं। प्रतिरूप, अवलोकन, प्रत्यक्ष, ये सारे शब्द इसीलिए आए। और ये प्रश्न आया था उसकी बात कर ली हमने कि भाई दूसरे, इसमें गड़बड़ थी थोड़ी सी है ना। ये लाइन है जो नहीं आनी चाहिए थी। मैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति, जो प्रत्यक्ष शब्द इसमें आ रहा है तो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, इसको अपन सामाजिक अधिगम कहेंगे। ऐसे याद रखें। बांडुरा कहाँ के थे? निवासी कहाँ के थे? और उनके पास है जो वो प्रयोग करने के लिए जो बेबी डॉल थी वो कौन लेके आया था? वाल्टर लेके आए थे। ये भी अपने को ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम क्या था वाल्टर की? वाल्टर के साथ जो लिखी थी, सोशल लर्निंग। ठीक है ना। फिर ये प्रयोग वाले ये ध्यान रखेंगे, अल्बर्ट तो बालक है, अब बालक सारे याद कर रखे हैं। देखो, पीटर पर किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने। और लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन, उस पर किसने किया था प्रयोग? और अल्बर्ट का नाम आ जाए तो कौन है? बांडुरा। ठीक है। गुथरी है, हाँ वो बोलने में गलत बोल गए। पीटर पर गुथरी। ठीक है। बेबी डॉल, बेबी डॉल और जोकर, तो तीन हो गए इसमें है ना। अल्बर्ट तो बालक हो गया, और बेबी डॉल है, और जोकर है। इमिटेशन की बात आई थी, अनुकरण की। जोकर जैसी एक्टिविटी कर रहा है, अल्बर्ट भी ऐसी एक्टिविटी करता है, ऐसा कुछ है। हिंसा सिखाई जाती है तो हिंसा सीख जाता है वो, ध्यान रखना अपने को। फिर प्रेक्षण विधि, ऐसा भी आ जाए बाई चांस प्रेक्षण विधि का प्रतिपादक, तब भी नाम किसका आएगा? बांडुरा। क्योंकि सामाजिक जो सीखना है उसमें प्रेक्षण के द्वारा ही सीखना बालक, अनुकरण में भी किसी न किसी चीज को देखना पड़ता है पहले। व्यक्ति का व्यवहार संज्ञान और प्रत्याशा द्वारा प्रमाणित होता है, ऐसी बात उन्होंने कही थी बांडुरा ने, तो ध्यान रख लेना। प्रत्याशा के दो प्रकार बताए थे, कौन कौन से? नाम बोलो तो। परिणाम और प्रभावोत्पादकता। और सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया जो संपर्क के कारण आरंभ होती है, ये लाइन कहीं पूछी गई है तो ध्यान रखेंगे। कौन है? विद्वान का नाम भी ध्यान रख लेना, ग्रेन है। और ये ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था जिसमें भी संपर्क की बात आई थी है ना। विशेष में फिर मानव व्यवहार, व्यवहार तीन, उसमें अंतःक्रिया में त्रिपद्धतीय पारस्परिक कार्यकारिणी मॉडल दिया था। उसमें तीन में क्या क्या आया था? एक तो संज्ञानात्मक, एक था पर्यावरणीय, और एक था मानव व्यवहार, है ना। ये भी ध्यान रखना। इसी व्यवहारवाद को जो कौन सा व्यवहारवाद कहा गया है? मुलायम व्यवहारवाद। जबकि ये आता किसमें? व्यवहारवाद में थोड़ी आता, संज्ञानवाद का। ठीक है, ये सभी याद रखना। फिर बांडुरा के सीखने के स्रोत है, उसमें एक अनुक्रिया, एक मॉडलिंग। फिर ये प्रभावकारिता मूल्यांकन की चार जो प्रक्रियाएं हैं, सबसे पहले क्या करेगा? ध्यान, है ना। उसके बाद स्मृति प्रक्रिया, पुनर्निर्माण, और लास्ट में क्या? प्रेरक। सामाजिक अधिगम के सोपान में हमने जरूरी ये चारों शब्द हैं, इनके बारे में चर्चा की थी और याद भी हो गया होगा। सबसे पहले अटेंशन, उसके बाद रिटेंशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन और री इंफॉर्मेशन। शायद कहीं लिख के और याद किया था ना, ये लिखा हुआ है। ये क्या है? अटेंशन है, और ये रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है, और री इन्फोर्समेंट। क्लियर है ना? ये अच्छे से याद होना चाहिए अपने को। ये अल्बर्ट और जोकर वाली कहानी। फिर प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पांच कारक हैं। इसमें इसको याद करने के लिए एक बढ़िया तरीका हो सकता है कि अपन थोड़ा सा इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन जो भी सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? नहीं, सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें किसका सिद्धांत था? कोहलर वाला ही था, गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि वाला, है ना। तो उसको अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, आठ पढ़े थे क्या? हाँ बोलो। वो देखो, बुद्धि है बिल्कुल, कल्पना है, प्रत्यक्षीकरण है, पूर्व अनुभव है, योग्यता, क्षमता वगैरह है बिल्कुल, और सामान्यकरण और विवेचन की क्षमता, और यही है ना। ऐसे के ऐसे यहाँ पर भी, यानी कि सामाजिक कारक हैं वो सारे के सारे हैं जो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करेंगे। जैसे वहां सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? बुद्धि लिखा हुआ था, या क्या है? अवलोकन का। आप कितना अच्छा है जो ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर समानता और तादात्मीकरण है, सहानुभूति है, सुझाव, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और अनुकरण। ये सारे के सारे शब्दों को पढ़ने पर ही लग रहा है कि किससे जुड़े हुए? सीधे समाज से जुड़े हुए। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक कारकों में बात की थी हमने, रुचि, इच्छा, अभिप्रेरणा, ध्यान, चालक, अभ्यास और सामान्यकरण, विभेदीकरण। ये कुछ शब्द हैं जो वहां थे, वो भी हैं।
और एक ये इसमें स्पेलिंग शायद मिस्टेक थी, उसकी बात कर ली हमने फ्लू। फिर शारीरिक कारक में वही बातें आ गई शरीर से जुड़ी हुई, शारीरिक रोग दोष नहीं होना चाहिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे उसका मतलब एज का फैक्टर भी है, परिपक्वता जिसमें आ जाएगा, थकान और स्नायु मंडल। फिर शिक्षा में यूज क्या क्या है बोलो देगा, ये तो बहुत सिंपल बात है। भाषा निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक विकास, कला का विकास और अवांछित व्यवहार में सुधार। अवांछित व्यवहार का मतलब क्या? समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है ना जिनको जो रोकना है, तब भी है जो उसको जो सामाजिक दबाव हो सकते हैं, बहुत सारी हैं जो सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं जो धीरे धीरे उसको सही कर सकती हैं। फिर मिलर और डोलार्ड का नाम है जो ये इस सिद्धांत में आ गया था ऐसे ही, क्योंकि इनसे मिलता जुलता काम इन्होंने किया था, है ना? क्या किया था इन्होंने? तुल्य बल व्यवहार सिद्धांत दिया, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे तो मुझे लग रहा है कि सिद्धांत के बारे में पूछेंगे तो सीधा उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन बाई चांस मिलता जुलता है तो ध्यान रख लेना। और अनुकरण और आविष्कार की बात किसने की थी? जेम्स ने। और ऐसे हमने याद करने के लिए कि आविष्कार शब्द आ रहा है तो जेम्स वाट याद रख लेना ऐसे, है ना? फिर सामाजिक अधिगम है जो लाइफ टाइम चलता है, ये क्लियर है। संपर्क चुनौती समस्या से प्रारंभ होता है, अधिकांश भाग है जो भूमिका अधिगम से संबंधित होता है, आपका जो क्या रोल है उसके आधार पर सीखते हैं। सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, ये है जो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पुस्तक है मिलर और डोलार्ड, इसमें सिद्धांत दिया उन्होंने कौन सा? अभी बात की तुल्य बल, है ना? तीन भाग बताए, समान व्यवहार, प्रतिलिपि और सुमेलित आश्रित। समान व्यवहार में हमने बात की थी कि दो से अधिक व्यक्ति हैं जो समान परिस्थिति में समान व्यवहार करते हैं। फिर जैसे ही नाम आया था प्रतिलिपि, प्रतिलिपि व्यवहार, तो उसमें क्या करता है? व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रभावित होता है, दूसरा व्यक्ति जैसे करता है वैसे करता है। और सुमेलित आश्रित, आश्रित है उसमें क्या है? सुमेलित आश्रित, आश्रित का मतलब जैसा वो कहेगा वैसा का वैसा ही काम करेगा। यहाँ तक शायद हमने कल बात कर ली थी, है ना? और लेकिन ये शायद वो उसमें आवाज गड़बड़ हो गई थी तो रिकॉर्ड में नहीं था, तो अब ये शायद रिकॉर्ड में आ गया है, ठीक रहेगा। अधिगम वाला पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा अपने। अब बात करनी है अपने को किसके बारे में? क्षेत्रीय या तल रूप सिद्धांत। अब कुछ को लग रहा होगा कि कॉपी से तो रिवीजन करवाए नहीं, तो अपने बहुत बार की कॉपी से बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। आज है जो बाद में करते हैं इसको। नाम है क्षेत्रीय या तल रूप सिद्धांत। और भी नाम है क्या इसका कोई? हाँ देखो, एक क्षेत्रीय हो गया, है ना, फील्ड थ्योरी। और इसके अलावा तल रूप सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी बोलते हैं, और थ्री फेज थ्योरी भी बोलते हैं, है ना? टोपोलॉजिकल शब्द भी ध्यान रख जाए तो बहुत बढ़िया है। और प्रतिपादक है कौन? कुर्तलेज। कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के। 1917 में, 1917 में कोई क्रांति वगैरह भी हुई थी क्या? वो रूस की हुई थी, है ना, ये जर्मनी के हैं। तो ये जर्मनी में क्रांति अलग लेवल पे थी। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता, ये सारे शब्द जो भी आए ध्यान रखें। एक तो सामाजिक मनोविज्ञान, उधर वो हम जो पढ़ रहे थे सामाजिक अधिगम, यहाँ सामाजिक मनोविज्ञान शब्द आया, ठीक है। संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक है और समूह गतिशीलता के प्रतिपादक है कौन है? कुर्टलेविन, ऐसे याद रखना, क्षेत्रीय सिद्धांत। अब इनका कुर्टलेविन का जो अधिगम क्षेत्र सिद्धांत है, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं? तो एक तो है जीवन दायरा। शब्द कहाँ में लिया है, क्या इन्होंने? लाइफ स्पेस। तो एक एक शब्द को अच्छे समझते हैं, शायद तक परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो भी वो उस शब्द के आधार पर बनेगा। व्यक्ति व उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। व्यक्ति व उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल। कोई भी व्यक्ति, ये जो जीवन दायरा है वो एक तरीके से, इसके अंतर्गत एक बालिका पर प्रयोग किया गया। खिलौने के सामने बाधाएं रखी जाती है, बालिका जब तक उससे उस खिलौने को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक है जो बाधाओं से बिना डरते हुए दूसरी ओर जाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। यही जीवन विस्तार है। अब हर एक विद्वान है जो भी अपने फाउंडर हैं, सिद्धांत देने वाले, तो हर एक का खुद का भी जीवन दर्शन है, अपने हिसाब से उन्होंने बातें रखी हैं। अपने को प्रयास करना है ऐसे कि कोई एक कहानी थोड़ी ध्यान में आ जाए। देखो यहाँ पर एक प्रयोग है, उसमें एक बालिका की बात की है, ठीक है। और प्रयोग में क्या था कि उसके सामने है जो क्या रखे गए? खिलौने। खिलौने के और उसके बीच में जो क्या रखी गई है? बाधाएं। और बालिका है जो बाधाओं से डरे बिना प्रयास करती हैं और क्या प्राप्त कर लेती है? खिलौने को प्राप्त कर लेती है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो बालिका जहां से शुरू हुई थी और खिलौने तक पहुंची थी, उस बीच में जो भी बाधाएं वगैरह आई उसको पार करते हुए गई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की बात है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? जीवन विस्तार। इतनी कहानी अगर अपने ध्यान में रहेगी तो कोई प्रश्न आएगा तो अपन कर लेंगे।
विभिन्न बलों के प्रति अनुक्रिया करता है। वातावरण की सभी विशिष्टताएं होती हैं जिनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, संपर्क करता है। भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण शामिल होते हैं। वहां पर देखो, भौतिक वातावरण की बात करें तो बाधाएं हैं जो भौतिक हो गई, और मन में उसके यहाँ जो डर नहीं था, ये कौन सी हो गई? मनोवैज्ञानिक। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है किसका? तो संज्ञानात्मक संरचना है जो यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? पर्यावरण का। वहाँ परिवेश की बात है जो महत्वपूर्ण रूप से की गई। एक शब्द आया है वेक्टर्स। हमने पहले वैसे इन शब्दों के बारे में एक बार चर्चा कर ली क्लास में, फिर भी थोड़ा जो भी यहाँ डिटेल है उसको पढ़ते हैं। वेक्टर्स, या उसको हिंदी में कहे तो क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। लक्ष्य की ओर या विपरीत गति को प्रभावित करने वाले बल क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स। या तो प्लस होगा या होगा क्या? माइनस। किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न बल जो अनुकर्षण, कर्षण व विकर्षण तीनों रूप में हो सकता है। आकर्षण और विकर्षण शक्ति, जो कर्षण शक्ति सकारात्मक व नकारात्मक होती है। जीवन लक्ष्य की ओर आकर्षित करने वाला सकारात्मक व दूर ले जाने वाली नकारात्मक। देखो, कोई चीज दूर ले जा रही है तो ऑटोमेटिक अपन समझ जाएंगे क्या है? नकारात्मक है, और जो लक्ष्य के पास ले जा रही है तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे वो क्या है? सकारात्मक है। चिन्ह सदिश बना रखें। इसमें ऑनलाइन कोई उदाहरण नहीं आया, लेकिन मान सकते हैं अपन। एक आध उदाहरण देखो, देखें कौन सी चीजें हैं। जैसे मान लो अपना भी लक्ष्य बता ही दिया था, 10-11 जो कॉपियां हैं अपने नोट्स की उनको एकदम कंप्लीट रट डालना है। तो ऐसा कोई एक कारक बताओ जो उनकी तरफ ले जाए अपने, मतलब अपन है जो जैसे ही मौका मिले पढ़ना शुरू कर दें, पूरा मन लगा के पढ़ें। ऐसा कुछ थोड़ी फुर्ती रखो, बोलना चाहिए, ठीक रहता है। ऐसे ही बोल जाओ ना, कोई झूठ मूठी, मतलब जरूरी नहीं है कि अपने सही आंसर आना चाहिए। प्रश्न तो प्रैक्टिकल लग रहा है। कभी अपन पढ़ रहे हैं उसमें और अपना सपोर्ट करने वाली कोई ऐसी चीज हो, हमारा इन्वायरमेंट आसपास की कोई ना कोई चीज तो होगी होगी जो हमें थोड़ा सपोर्ट कर देगी। हाँ, पढ़ना चाहिए, हमारा मन लगेगा मतलब उसके बाद पढ़ने। अभी जस्ट नकारात्मक भी पूछूंगा, पहले एक बार सकारात्मक बताओ थोड़ा। हाँ, लाड बताना चाह रही है लेकिन उसको नहीं बताना, संगीता को। हाँ, जब भी अपन ऐसे सोचते हैं कि यार अपना रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो उसका सबसे ज्यादा इम्पेक्ट तो अपने जीवन पर पड़ेगा, लेकिन अपने से भी ज्यादा जो फर्क पड़ेगा अपने जो भी आसपास वाले। तो ये कैसे कारक हो गए? सकारात्मक कारक हो गए। तो इस कारण बहुत बार मन नहीं लगता, तब भी अपन मन लगा के पढ़ते हैं, मन को समझाते हैं कि थोड़ा समझ गए। हाँ, नकारात्मक भी बताओ एक दो, ये जरूर बता देंगे। कौन सी चीजें हैं जो पढ़ने से रोकती है अपने को? डीजे है? डीजे, डीजे रोकता है एक तो, है ना? तो नकारात्मक कारक मान लो। और क्या हो सकता? मनोवैज्ञानिक कारक बताओ एक आध। मोबाइल रोकता है, बहुत जबरदस्त बात कही। रोकता है क्या मोबाइल? हाँ, तो मोबाइल का क्या करो? हम्म ना रहेगा बांस, है? ऐसे क्या बोलते? हाँ, तो मोबाइल को क्या करो? नाली में फेंकना है, ऐसे नहीं करना। मोबाइल का बहुत संतुलित उपयोग है जो वास्तव में जरूरी है। ये जिसने भी बात कही है बिल्कुल सोच समझ के गई है। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या अभी ये कर्षण और विकर्षण और शब्द है ही है ना, तो हमारे जीवन में भी ये कहानियां हैं निश्चित रूप से। और मोबाइल इनमें क्या है कि वो उत्प्रेरक का, उद्दीपक का काम करता है। जैसे ही कोई टिडिंग बाजार अपने को लगता है कि बस आ गया मैसेज, और फिर अपन शुरू हो जाते हैं, वो चलती रहती है कहानी। तो मोबाइल का क्या करना, इसका बहुत बढ़िया एक बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं ना, उनको क्या बहुत दूर भी नहीं रख सकते और बहुत पास भी नहीं रखनी चाहिए। उसमें मोबाइल भी है। आप केवल मोबाइल में उलझे रहेंगे तब भी उलझ के रह जाएंगे, और मोबाइल एकदम दूर हो गया तब भी बहुत बार है जो थोड़ा 2 दिन 5 दिन बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। तो मोबाइल का क्या करना है, उसका थोड़ा एक मेरे हिसाब से है ये। किसी को लगे कि भाई हमारा तो ये वाला सिस्टम नहीं बैठता है, तो ये तो केवल एडवाइस ही है। क्या कर सकते हैं? अपना एक टाइम टेबल बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि टाइम टेबल बनाना है जो है तो घटिया बात है, भूल जाते हैं 2 दिन बाद, तो वो इसका मतलब मन कमजोर है, इस कारण हो रहा है। बाकी ऐसे फिक्स कर लो कि भाई जैसे हम चले गए घर पे, अभी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, मतलब 11 बजे खाना वाना खा के फ्री हो जाएंगे घर पे, तो 11 बजे के बाद में है जो 2 बजे तक जैसे पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं। तो 11 से 2 बजे के बीच में मोबाइल बंद होना चाहिए। फिर 2 बजे से 4 बजे जैसे मान लो रेस्ट है, 2 बजे से 3 बजे तक रेस्ट है, उस समय मोबाइल भी चला लो 5-15 मिनट, और मोबाइल को ऑन रख लो, मतलब फोन आए तो पता चल जाए अपने को। फिर 4 बजे से वापस शाम को 7 बजे तक पढ़ रहे हैं तो उस समय मोबाइल बंद रहना। मोबाइल में एक सिस्टम आता है एरोप्लेन मोड, जैसे ही इधर घुमाया एरोप्लेन मोड पे किया, उसके बाद मोबाइल है जो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, शांति से सोया रहेगा, मस्त रहेगा वो, और वो भी खुश रहेगा, क्योंकि उसके बिना फालतू की कोई बेजामारी नहीं। फिर 7 से 8 बजे खाना वाना खाते हो, उस समय 1 घंटे भर चला लो, उसमें मोबाइल का उपयोग भी कर लो, और जो भी काम करना है, किसी फोन वोन आए कुछ भी है। फिर 8 से और 11 बजे तक पढ़ रहे हो सोने से पहले, और उस समय 11 बजे के लगभग है जो मोबाइल का उपयोग नहीं।
क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से फिर वो मोबाइल है जो भयंकर लेवल का नुकसान करता है। तो ये मोबाइल का उपयोग 7 से 8 बजे, फिर 8 बजे उसको बंद कर दो और कहानी खत्म। किसी को लगता है थोड़ा चलाना पड़ेगा 5-10 मिनट, तो या 10 से 11 के बीच में चला लो, फिर 10 से 11 के बीच में थोड़ा उसके बाद और पढ़ना जरूर है, क्योंकि लास्ट में अगर मोबाइल का उपयोग करके और सो रहा है तो सुबह जो वो थोड़ा अनबने मन से उठेगा कोई भी व्यक्ति हो। तो ये मोबाइल की बात कर ली हमने, जानबूझ के ही बात की क्योंकि ये हमारे वो विषय से जुड़ी हुई बात है। वेक्टर्स या सदिश है जो क्या है, या तो लक्ष्य की ओर ले जाते हैं या फिर लक्ष्य की ओर जाने से रोकते हैं, ठीक है ना, नकारात्मक सकारात्मक हो सकते हैं। अब बात करें अपन संस्कृति विज्ञान, टोपोलॉजी क्या है। भौतिक गणित से ग्रहण किया गया विचार जिसका प्रयोग व्यक्ति के जीवन दायरे में, बहुत सारे शब्द आएंगे देखो जीवन दायरे में। एक तो हो गया प्रत्यक्षीकरण, जैसे वो बाधाओं का प्रत्यक्षीकरण कर रही होगी वो लड़की। अंत्य क्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले विभिन्न परिवर्तन, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज भी होगी, है ना, और जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे, आकृति जन्य परिवर्तन है, इन सब के लिए क्या शब्द आया है, संस्कृति विज्ञान। आकृति जन्य परिवर्तनों के लिए उसमें क्या आ गए, देखो पहला था जीवन दायरे में, एक तो क्या था प्रत्यक्षीकरण, अंत्य क्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले विभिन्न परिवर्तन और उतार चढ़ाव। यह ऐसा कोई शब्द होता है ना, रेखा गणित जिसमें रेखा गणितीय आकृति होना चाहिए शायद, रेखा गणितीय जिसमें रेखा गणितीय आकृतियों की सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। लेविन ने इसका प्रयोग जीवन क्षेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर मतलब संभावित प्रत्यक्षीकरण व क्रिया के विस्तार को परिभाषित करने के लिए किया है। तो संस्कृति विज्ञान में क्या है, एक बहुत सरल शब्दों में जो अपन समझ पाए ऐसा बोलो, क्या क्या शब्द है, कोई भी चीज है जीवन, हमारे जीवन दायरे, जीवन दायरे का मतलब हो गया हमसे लेके हमारे लक्ष्य के बीच में जितनी कहानियां हैं उसमें। तो उसमें एक तो हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो जो भी कहानियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हम जब भी प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में जो क्या आता है, परिवर्तन आते हैं। और एक शब्द काम में लिया है, उतार चढ़ाव भी आते हैं क्या, उतार चढ़ाव बहुत बार है, जो हम खुश हैं बहुत बार है जो दुख भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती है। ये सारी की सारी चीजें हैं जिस साइंस में आती है उसको क्या नाम दिया इन्होंने, संस्कृति विज्ञान। ठीक है, स्थिति है जो बदलती रहती है, इस कारण से इसको संस्कृति विज्ञान कर दिया। या और शब्द है जो इसके लिए बढ़िया क्या है, टोपोलॉजी, ऐसे भी याद रह जाए बढ़िया है। स्ट्रक्चर की बात कर ली, प्रत्यक्षीकरण की बात कर ली और एक्टिविटी की बात कर ली, क्योंकि एक्टिविटी तो करनी है। फिर बात की है सूत्र बी बराबर एफ, और एफ को बता दिया कोष्टक में पी इंटू ई। व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का उत्पाद है, व्यक्ति और वातावरण है जो जो भी प्रतिक्रिया करेगा तो उसको क्या कर दिया, व्यवहार। कुर्ट लेविन ने जीवन क्षेत्र के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की और सूत्र भी दे दिया। अभी सूत्र के बारे में भी थोड़ा ध्यान रख लेना। यदि सूत्र एल लाइफ स्पेस ऐसे समझेंगे यहाँ पर, फैक्टर है उसमें ई और पी का मतलब क्या समझेंगे अपन, एक तो इन्वायरमेंट हो गया और एक क्या हो गया, व्यक्ति, है ना, व्यक्ति और वातावरण, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको पर्सन मान सकते हैं अपन और इसको मान सकते हैं क्या, इन्वायरमेंट मान सकते हैं। एल अधिगम को अंकित करता है तो ई व पी किसको अंकित करते हैं, तो इन्वायरमेंट और पर्सनल जो भी फैक्टर है उनको इंगित करते हैं। ठीक बात है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। लेविन अधिगम या मानव व्यवहार उसकी वर्तमान परिस्थितियों में उपस्थित बल व प्रतिबल का परिणाम मानते हैं। बी बराबर एफ कोष्टक पी और डॉट लगा हुआ इंटू मान लो इसको ई, है ना। बी बराबर व्यवहार, और व्यवहार में है जो अपन व्यवहार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं ना। और एफ बराबर परिणाम है, फंक्शन, ठीक है ना। वैसे अपन रिजल्ट बोलते हैं परिणाम को, लेकिन यहाँ फंक्शन है तो एफ का मतलब समझेंगे परिणाम, पी का मतलब पर्सन व्यक्ति, और ई का मतलब समग्र वातावरण, इन्वायरमेंट या परिस्थिति। ये अधिगम को सापेक्षिक क्रिया मानता है। अधिगम को कैसी क्रिया मानता है, सापेक्षिक। ये हम कहीं पढ़ के आए हैं, सापेक्षिक शब्द है जो किसी अवस्था में था, लास्ट ही लास्ट वाला कहाँ पढ़ा था बताओ देखो। फिर आर से शुरू होता है उसका शब्द है जो पहला आर है, गोलबर्ग के नैतिक विकास में, 3 पियाजे के 3 स्तर में, है ना, सापेक्षिकता, है ना। हाँ, तो सापेक्ष का मतलब क्या है, अगर कोई हमारे प्रति अच्छा है तो हम उसके प्रति अच्छे हैं, नेगेटिव है तो हम उसके प्रति नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिक बोलते हैं, है ना। साइंस में पढ़ते हैं ना कि वो वेग ज्यादा है, या क्या बोलते हैं उसको, मास ज्यादा है, मास का मतलब वजन ज्यादा है तो वेग ज्यादा होगा या त्वरण ज्यादा होगा, ऐसा वो उसको सापेक्ष बोलते हैं। निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है, तो और शब्द आ गया, ये जीवन स्पेस आया था, टोपोलॉजी आया था, वेक्टर और वैलेंस शब्द हमने यहाँ पढ़े हैं अभी, तो ये ध्यान रखिए ना। कितने पॉइंट पढ़े टोटल, 4, है ना।
सूत्र सुने। और क्या करे लेविन, बालक अपने उद्देश्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है। कौन मानता है ऐसा? कुर्ट लेविन। ये उसके साथ याद रखना ताकि अप्लाइड क्वेश्चन में अपन सही कर पाए। जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार मानता है। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है वो हमारे लर्निंग का बेस है। वेक्टर्स लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति या दूर रखने वाली भी है क्या? हाँ। प्रत्यक्षीकरण प्रेरणा पर बल। प्रेरणा आज कैसी होनी चाहिए जिसका बालक क्या कर सके? प्रत्यक्षीकरण कर सके, अच्छे से देख सके हाँ ये चीज। कुर्तलेवी ने इच्छा के स्तर, लक्ष्य आकर्षण, स्मृति की गतिशीलता, पुरस्कार, दंड पर बल दिया। स्मृति की गतिशीलता पर भी बल दिया। क्या क्या चीजें आई है? इच्छा का स्तर हो गया, लक्ष्य का आकर्षण हो गया, स्मृति की गतिशीलता और पुरस्कार है, इसके अलावा पुरस्कार के अलावा दंड है, इसके अलावा स्मृति की गतिशीलता। ये सारे के सारे शब्द हैं जो कुर्तलेवी ने ऐसे माने कि इनका प्रभाव पड़ता है लर्निंग में, है ना। इसके अलावा और क्या बात की है? तो मानवीय व्यवहार हो गया, अभिप्रेरणा है, वातावरण के संबंध है, ये सारी चीजें जो प्रभावित करती हैं किसको? हमारी लर्निंग। लेविन एक गणितज्ञ थे, लग भी रहा है ऐसी जैसी बातें कर रखी इन्होंने। सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा के सिद्धांत थे, इसी कारण शामिल हुए। ज्यादा मनोवैज्ञानिक और अंतर्दृष्टि की बात कौन करेगा? जो दार्शनिक होगा, है ना। कुर्ट लेविन ने जीवन लक्ष्य के 3 तत्व बताए, और शब्द है जो थोड़े ऐसे ही लिखे हुए, लेकिन थोड़ा याद करने का प्रयास करना। एक तो क्या है? बर्थना, एक क्या है? लक्ष्य, और एक क्या है? ग्रोथ है। टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। अब इसमें 2 शब्द तो क्लियर समझ में आ रहे हैं, अवरोध समझ में आ गया और लक्ष्य भी समझ में आ गया। ये शब्द हिंदी में जरूर सुना होगा, किसी की आलोचना करते हैं बुरे लेवल पर तो उसको क्या कहा जाता है? बरसना। मतलब नेगेटिव वे में किसी के बारे में हम बात करते हैं तो उसको, अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है ऐसा कुछ, तो बरसना शब्द यूज होता है। अधिगम की भविष्यवाणी सामान्यकृत न होकर कैसी होती है? वैयक्तिक होती है, और हमेशा ये संभव है। अधिगमकर्ता को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना है। अधिगम के नियोजन, संगठन, व्यवस्थीकरण और समूह गतिशीलता को महत्वपूर्ण माना है। अभिप्रेरणा, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान। 2 चीजें, अभिप्रेरणा हो गया, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान, जीवन दायरे का ज्ञान, ये है जो महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को जो ये 2-3 चीजें पता है तो वो ज्यादा प्रॉपर काम कर पाएगा। एक तो अभिप्रेरणा का, एक लक्ष्य का स्पष्ट क्लियर ज्ञान होना चाहिए उसको, और एक जीवन दायरे का ज्ञान होना चाहिए। उसका लाइफ स्पेस है जो कहाँ से कहाँ तक। हम एज ए लाइफ स्पेस उसका एक सामान्य अर्थ अगर निकालना चाहें तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं या जिस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं वो सारा का सारा जो हमारा क्या है? जीवन दायरा। जिन लोगों से मिलते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं, ये सारी चीजें लाइफ स्पेस में आ जाएगी। वही हमारे लिए या तो बाधा का काम करेंगे या हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो ऐसी कहानी ये किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? कुर्ट लेविन के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा इसको समराइज करने का प्रयास करते हैं, एक बार देखें। उपनाम बताओ इसके, क्या क्या उपनाम थे? हाँ, टोपोलॉजी भी आया था, तलरूप आया था, 3 फेज भी आया था, बिल्कुल ठीक बात है। फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं इसको। प्राकृतिक दशा, है ना, प्राकृतिक दशा में एनवायरमेंट की बात कर रहा था तो ये याद रख जाएगा। चलो बढ़िया बात। पुस्तक है क्या इनकी कोई? कुर्ट लेविन ने कोई किताब लिखी क्या? नहीं लिखी। किताब का नाम नहीं है? 1917 तो याद है ना। 1917 में दिया था। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। जर्मनी में ये काम कर रहे थे, रूस में अलग क्रांति चल रही थी उस समय। इससे थोड़ा चीजों के साथ, पूर्व अनुभव के साथ जोड़ना है तो वो क्रांति के साथ जुड़ेगा तो हो सकता है याद रहे। वैसे परीक्षा में प्रश्न शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन और 4 शब्द आए थे जिनसे है जो इन्होंने पूरी व्याख्या की है। प्रयोग किस पर किया था? बालिका, है ना। ये कहानी है जो थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। कुर्ट लेविन वाली कहानी है उसमें बालिका वाला प्रयोग याद रखेंगे। खिलौने और उसके बालिका के बीच में क्या रखी? बाधाएं। वो पार करके चली गई बिना डरे। तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तत्व उन्होंने बता दिए। इसके अलावा और अगर बात करें अपन तो 4 शब्द आए थे, वो बोलो क्या क्या है? एक तो लाइफ स्पेस, है ना। लाइफ स्पेस में हमसे लेके हमारे लक्ष्य के बीच में जितनी कहानी है वो सब क्या है? इनके हिसाब से क्या है? लाइफ स्पेस है। इसके अलावा और क्या था बोलो? वेक्टर्स है। वेक्टर्स में क्या क्या चीजें आ गई? या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, है ना। या तो हमको सपोर्ट करता है कोई, या फिर हमारे लक्ष्य तक पहुंचने को रोकता है, बाधित करता है उसको। और क्या आया था बोलो? संस्कृति विज्ञान, है ना। अंग्रेजी में क्या शब्द आया था उसके लिए? टोपोलॉजी, है ना, संस्कृति विज्ञान। ओके, संस्कृति विज्ञान में क्या क्या 3-4 शब्द आए थे? प्रत्यक्षीकरण, उतार चढ़ाव जीवन के, और परिवर्तन। इनके बारे में जो रिसर्च होती है, स्टडी होती है, वो संस्कृति विज्ञान में। और संस्कृति में स्थिति है तो स्थिति बदलती रहती है या स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ये चीज है। एक और शब्द था, सूत्र था, है ना। तो सूत्र तो याद हो गया सबको। सबसे पहले बी था, फिर क्या था? एफ, उसके बाद पी, और इनटू ई। क्लियर है? सबका मीनिंग भी पता चल गया। बिहेवियर है, फंक्शन है, पर्सन है, इन्वायरमेंट।
है ना। और फिर एजुकेशन में क्या यूज वगैरह है इसी हमने बातचीत कर लिया, और क्या क्या चीजें मानते हैं। तो वही कहानी है कुल मिलाकर, ये है जो भौतिक चीजों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और मनोवैज्ञानिक चीजों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। थोड़ा सा अपने हिसाब से इन्होंने सेट कर रखा है, लेकिन सिद्धांत मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक है, और ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में अपने जो गड़बड़ नहीं होगी। प्रयोग का ध्यान आ ही गया, चार मुख्य शब्द थे उनका मतलब अपने को समझ में आ गया। और शिक्षा में उपयोग है ना, वो टॉपिक कभी अपन अगर इतने सिद्धांत और साइकोलॉजी को इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होता, क्योंकि एक पॉइंट उसको नेगेटिव लाना पड़ेगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। फिर भी एक बार देख लो थे, एजुकेशन में उपयोग में दो तीन पॉइंट आए थे। क्या थे? एक तो प्रत्यक्षीकरण की बात की, एक वेक्टर्स की बात की, एक जीवन वातावरण को अधिगम का क्या माना, आधार माना, और कहाँ से प्रेरणा मिलती बालक को, उद्देश्य से पे थोड़ा ध्यान रख लेना आपने को। और बात करनी है अब आगे, अगला सिद्धांत है अपना, क्या नाम है, साइन लर्निंग या चिन्ह अधिकरण सिद्धांत। अगर अपन जो हिंदी में अपने शब्द शुद्धि है क्या अभी मेंस में, शब्द शुद्धि है, तो ध्यान रखेंगे ये शब्द है जो गलत लिखा हुआ है क्या, हाँ, हैव आधा आना चाहिए, न पूरा आना चाहिए इसमें, तो वो भी ध्यान रखना। और इसी को और क्या बोलते हैं, अव्यक्त अधिगम। जब हम ये टॉपिक शुरू कर रहे थे तो उस समय सीखने के तीन प्रकार आए, उसमें एक अव्यक्त अधिगम शब्द आया, आया था कि वही अव्यक्त अधिगम अब जाके यहाँ नाम आया है, तो ध्यान रखना। और क्या क्या नाम है, उद्देश्य पूर्ण अधिगम, चिन्ह अधिगम को और क्या कहा है, उद्देश्य पूर्ण अधिगम कहा है, संकेत संकेतन सिद्धांत कहा है, प्रत्याशात्मक सिद्धांत कहा है, प्रतीक अधिगम सिद्धांत कहा है, या लुप्त अधिगम, लुप्त को यहाँ से निकाल सकते हैं, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। पावलोव में तो क्या हो रही थी, अनुक्रिया हो रही थी, यहाँ पर उद्दीपक उद्दीपक। विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, अभी जस्ट इससे पहले हम मुलायम व्यवहारवाद भी पढ़ के आए हैं। मुलायम कौन था, बांडूरा, ठीक है ना। मुलायम कोई नेता का नाम भी है ना। हाँ, तो ऐसे याद रख लेना, बांडूरा था वो। विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, प्रतिपादक कौन है, तो एडवर्ड टोलमेन है। क्लियर है ही है ये चीज, तो अपने को समझ में आ रही। उपनाम थोड़े से वापस देखते हैं, देखो एक दो शब्द है, चिन्ह तो अपने को याद है ना, चिन्ह के साथ है जो कौन विद्वान कौन याद है अपने को, टोलमेन याद है। और ऐसे जब भी रोड पे जाते हैं तो बीच में टोल आते हैं, तो उससे पहले चिन्ह आते नहीं आते, उसके आगे टोल है, इतने रुपए लगेंगे और पैसे निकाल के साइड में ऊपर लीजिए में रख लो, ऐसा कुछ आता है। वही कहानी तो अपने थोड़े दिमाग में रखनी, याद रहेगा, बहुत इजी लेवल पे याद रहना चाहिए। अब उपनाम थोड़े ध्यान रखना, ये क्या है शब्द, अव्यक्त, ठीक है। अव्यक्त से मिलता जुलता एक शब्द और आया था कहीं यहाँ, हाँ, लुप्त दिगम कहाँ चला गया, ये रहा, है ना। लुप्त शब्द भी कहाँ मिल गया, तो अव्यक्त से लुप्त थोड़ा जुड़ रहा है, तो ऐसे याद रख लेना। बाकी इसको और क्या बोलते हैं, उद्देश्य पूर्ण होता है, संकेत संकेतन, देखो चिन्ह को और क्या बोलते हैं अपन, संकेत बोलते हैं, ये याद रह जाएगा। प्रत्याशात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ये याद रखना पड़ेगा, है ना, एक्सपेक्टेंसी। फिर प्रतीक, चिन्ह संकेत प्रतीक तो एक ही होता है, तो प्रतीक भी याद रह जाएगा। और उद्दीपक उद्दीपक दोनों ही उद्दीपक ही हैं सब, तो ये भी ध्यान रखें। फिर विशुद्ध व्यवहारवाद ध्यान रखना है, टोलमेन याद रह जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है, पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। अब देखो कोई एनिमल पे प्रयोग कर रहे थे, कोई मैन पे, इन्होंने क्या कर दिया, एनिमल एंड मैन, थोड़ी कहानी है उसको और व्यवस्थित कर लिया। प्रयोग इनका है जो किस पर है, बोलो, चूहे पर, तो चूहे को याद रखना है। और टी मेज भूल भुलैया का प्रयोग है इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा टोलमेन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है, तो अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि किसका है, हाँ। और इसमें अभी हम कोलर वाले में ही एक चीज पढ़ के आए, देखो कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको अगर हम संपूर्णता देते हैं पढ़ने में, तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अपने लिए। मान लो किसी विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में बहुत बढ़िया कंप्लीट पता है ना, इधर भले ही थोड़ा कम पता है, तब भी वो सही कर सकता था कि इसको, तो सारी ओवरऑल चीजें जो अपने को आनी चाहिए, ऐसे प्रयास करना। ये टी मैच भूल भुलैया, चूहा नजर आ रहा है क्या, टोलमैन का सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा वाटसन का व्यवहारवाद, मैकडूगल का हार्विक मनोविज्ञान, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणवाद, संज्ञानवाद पर आधारित है। आधारित है का मतलब क्या है, ये जब जैसे जैसे है जो बाद में कोई रिसर्च हो रही है, वो सब जो पुरानी जितनी रिसर्च है उनके बारे में पता लगाएंगे। और चीजें जो गतिशील है, मतलब चीजें बदलती रहती है, नई नई चीजें जुड़ती रहती है। अपनी इस किताब को ही देख लो ना, अभी जैसे एग्जाम हुआ था तो नई अगली जो किताब आई उसमें वो लाइनें जुड़ के आ गई। तो एक तरीके से ऐसा ही कहानी है जो यहाँ है, सबके ऊपर वो आधारित है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद व समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है, मिश्रण कहा है, किसको कहा है, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, बढ़िया प्रश्न हो सकता है।
यह सिद्धांत है जो स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम, पुरस्कार प्रत्याशा पर बल देता है। तो ठीक बात है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहला है सीखने का अर्थ। टोलमेन के अनुसार प्राणी वस्तुतः अपनी समक्ष उत्पन्न प्रस्तुत परिस्थिति में क्या है उसे सीखता है, उसके सामने जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर सीखता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राणी सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपकों के बीच परस्पर अर्थयुक्त संबंधों को स्थापित करना सीखता है। भूल भुलैया में चूहे की गतिविधियों का अध्ययन करते हुए टोलमे ने देखा कि चूहा सीखता है कि बाईं ओर जाने पर क्या है, सीधे जाने पर क्या है, दाईं ओर जाने पर क्या है। इस क्या है को जानने की क्रिया में प्राणी अपनी संज्ञानात्मक योग्यताओं की सहायता से संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का एक मानसिक चित्र है जो बना लेता है। टोलमैन ने संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति के इस मानसिक चित्र को संज्ञानात्मक नक्शा, कॉग्निटिव मैप के नाम से संबोधित किया है। कुल मिलाकर इसको अपन समझते हैं। अब देखो एक शब्द आया, सीखने का अर्थ क्या है यहाँ? तो सीखने में व्यक्ति क्या करता है, जो भी जितने भी उद्दीपक हैं उनके बीच में है जो परस्पर इसे अपने मन में सोचता है कि हाँ ये मेरे लिए सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ऐसा। और जितने उद्दीपक हैं उनको लेकर अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर उसको नाम दिया है क्या? मानसिक चित्र या कॉग्निटिव मैप, या उसके लिए जो शब्द आया है और ज्यादा बढ़िया, इनके हिसाब से बात करें तो क्या है? संज्ञानात्मक नक्शा। और परिस्थिति है वहां पर वो जो किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहा है, यानी पूरी पूरी संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति है उसका चित्र बनाता है। चूहे के प्रयोग में, ये चूहे का प्रयोग अब समझ में आ गया। चूहे के पास क्या बहुत सारे अलग अलग रास्ते थे, अलग अलग रास्ते थे क्या? एक तरफ जा रहा था तो करंट का झटका लग रहा था, एक तरफ जा रहा था तो खाना मिल रहा था, एक तरफ जा रहा था तो ऐसे ही घूम के आना पड़ रहा था। तो चूहा सीख गया कि भाई इधर नहीं जाना, किधर नहीं जाना, जिधर झटका लगता है। और किधर जाना, जहाँ खाना मिलता है उधर, है ना। और कभी खेलना ऐसे ही है तो फिर उधर चले जाओ जहां पर न तो खाना है न झटका लगता है। ऐसी कुछ कहानी है जो अपने को समझनी थी यहाँ। एकीकृत बनाम आणविक अधिगम। पहला क्या था? सीखना क्या है? सीखना क्या है? जो भी उद्दीपक है, परिस्थिति है, उसका मानसिक चित्र है। फिर दूसरा है एकीकृत बनाम आणविक अधिगम। इसमें मोलिकुलर और मोलर शब्द काम में लिए हैं। टोलमैन ने व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आणविक अधिगमन के स्थान पर एकीकृत अधिगमन शब्द, ये अभिगमन लिख दिया है शायद, ये अभिगमन ही है क्या? अप्रोच है तो अभिगमन ही होगा, है ना। या और क्या बोलते हैं इसको? उपागम। उपागम शब्द ज्यादा सही रहता है। तो इन्होंने आणविक के बजाय क्या यूज किया है? एकीकृत उपागम शब्द काम में लिया है, इसको ध्यान रखना। मोलर। एकीकृत बनाम आणविक में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण माना इन्होंने? एकीकृत। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, इसमें पता लगाओ देखे किसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना होगा। इसके लक्षणों से लग रहा है कि स्थान को ज्यादा महत्वपूर्ण माना होगा, है ना। लक्षणों से। टोलमैन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्राणी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया करना नहीं सीखता, वरन प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन स्थानों को सीखता है जहां पर वस्तुएं वास्तव में होती हैं। दूसरे शब्दों में प्राणी किसी निश्चित अनुक्रिया क्रम को न सीखकर समग्र परिस्थिति को समझकर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण पथ को सीखता है तथा वातावरण की आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार क्रियाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो कहानी समझ में आई क्या? ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना? स्थान को माना है, अनुक्रिया के बजाय जो स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मध्यवर्ती चरों का महत्व देखो। देखिए मध्यवर्ती चर क्या क्या है। अधिगम मनोविज्ञान के इतिहास में टोलमैन ने सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती चरों की भूमिका है, उपयोग है और महत्व है, इसको स्वीकार किया है। अब मध्यवर्ती चर क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक लिखा है मांग। क्या लिखा है? मांग। इसके अलावा भूख है, विभेदन है, पेशीय कौशल है, और प्राकल्पना है और पूर्वाग्रह। बाद में इनको थोड़ा सेट करके कितना कर दिया? 3 कर दिया। सारे के सारे जितने भी सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपडेट किया है। इनके अपडेट में क्या आ गया? आवश्यकता तंत्र, फिर विश्वास मूल्य और व्यवहार स्थान। ये याद रखना पड़ेगा अपने को। बोलो देखिए 3 लास्ट वाले बोलो। तीनों में जो शब्द दिया है उसके साथ एक शब्द और ऐड किया। देखो आवश्यकता के साथ क्या ये ऐड कर दिया, क्या शब्द आया? सिस्टम शब्द आया, तंत्र, ठीक है ना। इसके अलावा विश्वास के साथ क्या शब्द यूज किया है? मूल्य। और व्यवहार के साथ स्थान शब्द है वो यूज किया है। तो ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न भी है तो इसको देख लेते हैं क्या पूछा है। कौन सा टोलमैन द्वारा प्रदत्त चिन्ह सिद्धांत साइन लर्निंग का मुख्य विचार एवं प्रसारित संप्रत्यय नहीं है? तो शाब्दिक बनाम अशाब्दिक तो नहीं आएगा। स्थान बनाम अनुक्रिया भी पढ़ा है, मध्यवर्ती चरों की बात की है, एकीकृत बनाम आणविक की बात की है। और इसमें क्लियर करना, यहाँ ज्यादा महत्व किसको दिया? स्थान को। यहाँ पर मध्यवर्ती चरों की बात आई है और एकीकृत आणविक में किसको? एकीकृत को महत्वपूर्ण माना। अन्य विशेषताओं की बात करें तो सुनिश्चित लक्ष्य की व्यवहार का नियमन करता है। सुनिश्चित लक्ष्य है जो किसका व्यवहार, किसका नियमन करता है? व्यवहार का नियमन करता है।
परिणामों की तुलना में मार्ग अधिक महत्वपूर्ण है। किसको ज्यादा महत्व दिया है? मार्ग को, क्योंकि टोल नाका कहाँ आता है? मार्ग में आता है। जो शहर है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो हो गया, ऐसे मानना है इसका। फिर ज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिगम की सत्ता होती है। लर्निंग जो भी होती है वो पूरी प्रोसेस है वो सबसे हाई है, मतलब प्रक्रिया है उसको सबसे महत्वपूर्ण मान लिया रिजल्ट के बजाय। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है, ये बात कही है मध्यवर्ती चर वाली, तो फिर ये पर्यावरणीय उद्दीपक भी महत्वपूर्ण हो गया। उसके अनुसार लक्ष्य में मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं। चूहे पर भूल भुलैया में प्रयोग किया गया। ओके। प्राणी प्रतीक का अर्थ सीखता है, इसलिए प्रतीक अधिगम कहलाता है। ठीक है ना? इसको और क्या बोलते हैं? प्रतीक अधिगम बोलते हैं। टोलमैन प्रणाली का नवीन रूप। किताब में है जो मात्रा की, इसकी खूब गलतियां हैं क्या? अनाप शनाप ही लग रही है मुझे। बहुत बार क्या वो टाइप वाइप करने वाले कर देते हैं घोटाला ऐसा, या फिर जिसको कहा होगा ऐसे कि भाई तू जाके रही है प्रूफ रीडिंग कर, लेकिन प्रूफ रीडिंग वाला नहीं मिलता। अपने पेपर में आती है बहुत सारी गलतियां, क्योंकि प्रूफ रीडिंग नहीं होती प्रॉपर इसका। वही कहानी है। और मैं ये ज्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी अपने एसटीसी वालों में एक पेपर हुआ था, उसमें एक शब्द, वो शब्द शुद्धि वाला प्रश्न दिया था। तो जो विद्यार्थी ऐसे अपने नोट्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो एक जगह क्या वो शब्द है जो गलत लिखा हुआ था, मतलब मात्रा गलत लिखी हुई थी। अब ऑब्जेक्शन कर दिया तो ये सही है। फिर उनको समझा के ऐसे कि भाई गलत छप तो सकता है ना, फिर जाके मान्य होगा। हाँ ठीक। टोलमैन प्रणाली का नवीन रूप। 49 में टोलमैन ने अपनी प्रणाली का नवीन रूप प्रस्तुत किया और 6 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया। तो इनकी बात कर लेते हैं। अब वो 4 शब्द उधर याद रखे, अब ये नए और लेके आ गए, इनको भी याद करते हैं। कैथेक्स क्या शब्द है? पहला, चालक और लक्ष्य के बीच में विकसित होने वाले धनात्मक या ऋणात्मक संबंधों को कैथेक्स कहते हैं। अब यह बात आई है धनात्मक या ऋणात्मक संबंधों को, ठीक है ना? और ऐसे धनात्मक या ऋणात्मक पहले पढ़ के आए, वो क्या है? वेक्टर्स, है ना? समतुल्य विश्वास। समतुल्य विश्वास की बात करते हैं। लक्ष्यों तथा उपलक्ष्यों में उपस्थित संबंधों के ज्ञान को समतुल्य विश्वास कहते हैं। हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? हमारे जो लक्ष्य हैं, और लक्ष्य से पहले छोटे छोटे और लक्ष्य बनाते हैं, उप लक्ष्य हैं, उनके बीच में जो क्या कनेक्शन है उसका ज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं? समतुल्य विश्वास। टोलमैन ने इस बात पर बल दिया कि समतुल्य विश्वास अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है। क्षेत्र प्रत्याशाएं, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज। इससे तात्पर्य उन चिन्ह स्वरूप प्रत्याशाओं से है जिनसे व्यक्ति छोटे रास्ते का प्रयोग करता है। छोटे रास्ते का प्रयोग करता है, इसका मतलब क्या है? कुल मिलाकर शॉर्टकट की बात की है यहाँ पर, है ना? क्षेत्र प्रत्याशा में एक तरफ अगर आप वो तरीका लगा रहे हैं तो बहुत समय लग रहा है, एक रास्ता है जो अपना रहे हैं उससे जीवन में याद हो रहा है। जैसे अपन भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बनाते हैं, ऐसे मान लो क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र ज्ञान विधियां। क्षेत्र ज्ञान विधियां अधिगम में प्रयोग की जाने वाली जटिल मानसिक विधियां हैं। ये प्रत्यक्षात्मक, स्मृत्यात्मक और निष्कर्षात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित क्षेत्र प्रत्याशाएं प्राप्त करने की योग्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह टोलमैन के संशोधित अधिगम प्रणाली की बुनियाद प्रकार है, मतलब बुनियाद है ये क्षेत्र ज्ञान विधियां। क्या बोलेंगे इसको अपने शब्दों में एकदम शॉर्ट में बताओ, देखिए क्या है क्षेत्र ज्ञान विधियां? क्या है? जटिल मानसिक विधियां हैं, और इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या है? शब्द क्या क्या है? प्रत्यक्षात्मक हो सकता है, स्मृत्यात्मक हो सकता है, और निष्कर्षात्मक होता है। प्रत्यक्षीकरण हो गया यहाँ पर, फिर हमारी मेमोरी में उसको याद करना हो गया, लास्ट में उसका क्या हो गया? निष्कर्ष। चालक विभेदात्मकता। चालक विभेदात्मकता ऐसा अधिगम जिसमें प्राणी विभिन्न चालकों में क्या कर सकता है? भेद कर सकता है। सारे ऐसे हो तो बढ़िया रहता है, ये एकदम सबसे स्पष्ट हो गया। चालक विभेदात्मक। गामक प्रतिमान देखो, देखिए क्या है इसमें? इसका संबंध प्रस्तुत स्थिति में किसी प्रकार के गामक प्रतिमान की प्राप्ति के साथ है। टोलमैन का विश्वास है कि इस प्रकार की प्राप्ति सरल अनुबंधन पर आधारित है। तो गामक प्रतिमान में क्या अनुबंधन माना उन्होंने? सरल अनुबंधन। शैक्षिक निहितार्थ अथवा महत्व। एक बार इसको अपडेट जो हुआ था उसको वापस देखते हैं अपन। 6 शब्द काम में लिए इन्होंने, उससे पहले की चीजें थोड़ी ठीक ठाक समझ में आ रही है। एक दो शब्द काम में लिए, क्या? कैथेक्स। क्या है कैथेक्स? ऋणात्मक या धनात्मक संबंध, ठीक है ना? ओके। फिर समतुल्य विश्वास क्या है? लक्ष्य और उपलक्ष्य के बीच में संबंधों का ज्ञान है, वो समतुल्य विश्वास कहलाएगा। ठीक है। इक्विवेलेंट बिलीफ। क्षेत्र प्रत्याशाएं क्या है? बड़े के बजाय अपन किस रास्ते का चुनाव करेंगे? छोटे रास्ते का। तो ये क्षेत्र प्रत्याशा हो गया। क्षेत्र ज्ञान विधियां जटिल मानसिक विधियां हैं, जिसमें जो या तो प्रत्यक्षीकरण होगा,
प्रत्यक्षीकरण करने के बाद अपन क्या करेंगे, याद करेंगे तो स्मृत्यात्मक हो गया, और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाल देंगे तो निष्कर्षात्मक क्षेत्र ज्ञान विधियों में आ जाएगी। फिर चालक विभेद है जो बहुत ईजी है, दो चालकों के बीच में बालक क्या कर ले, विभेद कर ले। और गामक प्रतिमान में क्या था कि गामक प्रतिमान है जो बहुत ज्यादा कोई लोड की बात नहीं है, उनके बीच में जो अनुबंधन होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। अब एजुकेशन में इसका यूज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लक्ष्य परिभाषित करना, माता पिता अध्यापक को चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के अनुकूल उचित लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। बहुत बार है जो जैसे बच्चों की आवश्यकता है और उनकी संतुष्टि के अनुकूल उचित लक्ष्य है, बहुत बार इसमें इन्होंने ये लिखा है, अपन जो ऐसे भी मान सकते हैं कि जो बालक है उसकी किसके अनुसार है जो उचित लक्ष्य उसको दिया जाना चाहिए, योग्यता के अनुरूप। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पुरस्कार और दंड का प्रयोग, लक्ष्यों की स्थापना में पुरस्कार और दंड की उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए, ऐसा किसका मानना है, टोलमैन का मानना है। क्योंकि वो चूहा है तो उधर जो झटका भी लग रहा था उसके, है ना, और एक तरफ उसको खाना फ्री मिल रहा था, ऐसे मान लो। ठीक विधियों पर बल, लक्ष्य की अपेक्षा रास्ता अधिक महत्वपूर्ण है, अतः ठीक विधियां अपनाई जानी चाहिए। सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए, अंध गतियों को उत्साहित नहीं करना चाहिए, और पूर्ण और उसके अंशों में स्पष्ट संबंध स्थापना पर बल देना चाहिए। गेस्टाल्ट सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, गेस्टाल्ट सिद्धांतों को, क्योंकि इन्होंने पहले स्टडी कर लिया था उनको। शिक्षण और अधिगम में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यह सबसे बढ़िया बात है। क्या क्या नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए, मतलब माइंड में एकदम। व्यक्ति शिक्षा, शिक्षार्थी की आयु, बुद्धि, पूर्व अनुभव तथा क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा में उसकी एज का, उसकी आईक्यू का, उसके पुराने अनुभव और उसकी जो क्षमताएं हैं, ये सब है जो होनी चाहिए, इनके आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए। तो निहितार्थ में बताओ, देखिए 4 पॉइंट थे, एक एक बता दो फटाफट। पहला क्या था, लक्ष्य परिभाषा, यानी लक्ष्य है वो एकदम क्लियर कट है जो परिभाषित होना चाहिए, माता पिता हो चाहे शिक्षक हो सबको ऐसा करना चाहिए। दूसरा क्या था, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या था, ठीक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और लास्ट क्या था, क्या, व्यक्ति शिक्षा, यानी हर व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी है, उसकी आईक्यू कितनी है, क्षमता कितनी है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये चीजें ध्यान में रख के और उसको उस हिसाब से जो सब्जेक्ट दिलाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा बहुत पुट एडवर्ड टोलमैन विशेष कुछ लाइनें ऐसी आती है, उसका ही सार है ये। टोलमैन को उत्तर व्यवहारवादी कहा जाता है। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें उत्तर व्यवहारवादी भी इसका नाम आया था। और सिद्धांत जो उद्दीपक उद्दीपक पढ़ लिया अभी हमने। उद्देश्य पूर्ण व्यवहार को चवर्ण व्यवहार भी बोलते हैं ना, मोलेल क्या बोलते हैं, चवर्ण है क्या मोलेल। टोलमैन, वैसे चवर्ण का मतलब तो क्या होता है, चबाना। हाँ, विज्ञान में तो है ना, चवर्ण कर रत्न कर ऐसे दांत होते हैं, तो उसमें चवर्ण शब्द का मतलब तो चबाने होता है। जुगाली, जुगाली भी बोल सकते हैं। टोलमैन अभिप्रेरणा के केवल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रबलक माना है। अभिप्रेरणा है जो कैसा प्रबलक है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, है ना। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मनोविज्ञान में मध्यवर्ती चर के उपयोग पर बल दिया है। ये भी बढ़िया लाइन है क्या, मुझे लग रहा है ऐसा कोई मतलब टीचर हो और दिमाग लगाकर प्रश्न बना दे तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मनोविज्ञान में किस चर को महत्वपूर्ण माना है, मध्यवर्ती चर को महत्वपूर्ण माना है। इसको ऐसे याद रखना, देखो एक ये ए शहर है और ये बी शहर है, ठीक है। और बीच में जो टोल नाका है वो सरकार की आय के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, मध्यवर्ती चर, ऐसे याद रख लेना। थोड़ी दिमाग में क्या कोई कहानी रहेगी तो थोड़ा ठीक रह सकता है, बाकी तो याद अगर है। जैसे प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक है, ऐसे ये भी अब महत्वपूर्ण हो गया अपने लिए। और सिद्धांत भी कंप्लीट है क्या, तो एक बार पूरा समराइज करते हैं। समराइज में मैं थोड़ा लिखना चाहता हूँ शब्द, लेकिन चक्कर ये है कि भी 1 मिनट खराब कर देगा, ये बोर्ड बंद हो गया। फिर भी बताओ, देखिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें क्या थी। उपनाम बोलो, इसके क्या क्या उपनाम थे, है व्यक्त है, उद्दीपक उद्दीपक है, लुप्त है, साइन बिल्कुल ठीक है, प्रतीक, प्रतीक शब्द भी आया था और प्रत्याशा शब्द भी आया था, है ना। किताब का नाम भी आया था, एनिमल एंड मैन शब्द आया था लास्ट में, है ना। बिहेवियर शब्द भी आया था, उत्तर व्यवहारवादी है तो ये तो आना ही था। उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत है बिल्कुल, किताब का नाम, उद्दीपक उद्दीपक तो हो गया, किताब का नाम भी हो गया। अब और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, 6 शब्द हैं, कौन कौन से,
बोलो ना, वापस ले जाऊं तेरे, एक बार वापस देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? यहीं से शुरू हुआ था क्या? अरे बोलो। तो ये तो उपनाम तो सबने बता दिया और सबको समझ में भी आ गया, बढ़िया बात है। प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर, ये भी क्लियर है। एक टी मैच बनाया था, भूल भुलैया कोई सिस्टम। अंतर्दर्शी सिद्धांत इसमें नहीं आता, ऐसा कोई प्रश्न पूछा था पहले, तो ये भी ध्यान रखना। और विशुद्ध व्यवहारवाद पर है, इनको उत्तर व्यवहारवादी कहा जाता है। कौन से चर को महत्वपूर्ण माना है? मध्यवर्ती चर को सबसे पहले इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। फिर सीखने का अर्थ बात की थी, या संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति है जो महत्वपूर्ण होती है, और उस परिस्थिति को देख कर आदमी मतलब सीखने वाला लर्नर है जो एक चित्र बनाता है, उसको क्या कहा है? कोग्निटिव इमेज या संज्ञानात्मक या मानसिक चित्र। फिर एकीकृत बनाम आणविक में किसको महत्वपूर्ण माना है? एकीकृत को महत्वपूर्ण माना है। और स्थान बनाम अनुक्रिया में स्थान को महत्वपूर्ण माना है। सारे मध्यवर्ती चरों हैं, चरों को महत्व दिया है। मध्यवर्ती चरों में पहले 6 बताए थे, लेकिन बाद में नाम कम कर दिए उसके। आवश्यकता, तंत्र, विश्वास, मूल्य और व्यवहार स्थान, ये याद होने चाहिए अपने। आवश्यकता, विश्वास और व्यवहार, ऐसे याद रख लेना। फिर परिणाम की तुलना में मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो अधिगम की क्या होती है? सत्ता होती है। इसके अलावा उन्होंने जो उद्दीपकों से व्यवहार, पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चीजें हैं उससे फर्क पड़ता है, ऐसा माना है। चिन्हों की सहायता ली है। भूल भुलैया में प्रयोग वाली बात हुई गई, प्रतीक अधिगम पहले ही नाम आ गया। नवीन रूप में इन्होंने 6 शब्द और काम में लिए। कैथेक्स क्या होता है? जो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और समतुल्य विश्वास क्या है? इनके लक्ष्यों का ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य और उपलक्ष्य के संबंध क्या है उसका ज्ञान। क्षेत्र प्रत्याशा में क्या चीजें आई थी? बड़े के बजाय बाल व्यक्ति है जो छोटे रास्ते का उपयोग करता है, शॉर्ट चलना चाहता है। फिर क्षेत्र ज्ञान विधियों में 3 शब्द आए थे। जटिल मानसिक विद्या है, इसमें प्रत्यक्ष, स्मृति और निष्कर्ष, ये प्रक्रियाएं हैं जो महत्वपूर्ण होती है। चालक विभेदात्मकता में क्या करता है बालक? विभिन्न चालकों के बीच में भेद कर लेता है, तो विभेदकता, विभेदात्मकता हो गया। और गामक प्रतिमान में अनुबंधन कैसा होता है? सरल अनुबंधन होता है, ऐसा कुछ अपने को ध्यान रखना है। फिर निहितार्थ में जो शब्द आए थे उसमें एक लक्ष्य परिभाषा क्लियर है, जो एकदम क्लियर लक्ष्य होना चाहिए और अनुकूल होना चाहिए बालक के। पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना चाहिए। विधियां कैसी यूज करनी चाहिए? जो ठीक हो। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत होनी चाहिए। हर व्यक्ति है जो बराबर आईक्यू का नहीं है, बराबर एज का नहीं है, तो एज के हिसाब से ऐसे पाठ्यक्रम वगैरह इसी का आधार बनते हैं, इसी का। फिर इसके लिए चवर्ण व्यवहार शब्द आया था। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रबलक है जो प्रेरणा को माना था। और पहला मनोवैज्ञानिक जिसने जो मध्यवर्ती चर के उपयोग पर बल दिया, है ना? अब केवल इसने जो शब्द काम में लिए 10 हो गए टोटल। 4 पहले के और 6 बाद के, 10 हो गए। 10 हो गए। अब 10 ही शब्दों के नाम बोलने केवल एक बार। कैथेक, समतुल्य विश्वास, क्षेत्र ज्ञान प्रत्याशा, क्षेत्र। बोर्ड पे लिखूं क्या? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं अपने क्या। हाँ बोलो, एक बोलो कैथेक्स, है ना? कैथेक्स आया था क्या ना? और क्या है बोलो? समतुल्य विश्वास। ओके। क्या है? क्षेत्र प्रत्याशा। और क्या है? क्षेत्रीय ज्ञान विधियां, बिल्कुल, क्षेत्रीय ज्ञान विधियां। ओके। चालक, चालक विभेदात्मकता। और क्या है? गामक, गामक प्रतिमा। बस हो गए। ये तो बाद में काम में लिए थे वो शब्द, शुरू में भी तो आए थे। एक तो ज्यादा जिसको महत्वपूर्ण माना उसकी बात कर लेते हैं। एकीकृत, है ना? और स्थान को महत्वपूर्ण माना है। और मध्यवर्ती चर, चर है जो बीच वाला, है ना? और पहला क्या था? पहला ही पहला पॉइंट क्या था? जोर से बोलो, जोर से। सीखने का अर्थ। देखो ना, अपने तो देख के बोलो। सही होना चाहिए कुल मिला के।
अच्छा, नहीं पुरानी में इतना लबड़ा है? जिनके पास नहीं है ना, एक दो के पास तो है। नहीं तो ये तो है ही है ना। मध्यवर्ती चरों का महत्व हो गया है ना। स्थान में स्थान हो गया, एकीकृत में एकीकृत है। और सबसे पहले था सीखने का क्या अर्थ। तो सीखने का अर्थ क्या था, इसमें क्यों अटक गए अपन? मानसिक चित्र की बात आई थी इसमें, है ना, कि कोई भी व्यक्ति है जो सीखता है उस समय अपनी परिस्थितियां होती हैं, उसका क्या बनाता है, एक मानसिक चित्र बनाता है। यही था ना। ठीक बात है, एक बार और बता दो देखें, एथिक्स क्या है? लक्ष्य उपलक्ष्य के बीच में चालक और लक्ष्य के बीच में, है ना। ठीक बात है। और समतुल्य विश्वास क्या है? क्षेत्र प्रति ऐसे क्या है? शॉर्टकट है ना। ठीक बात है। और क्षेत्र ज्ञान विद्या, है ना। इसमें तीन शब्द आए थे क्या? प्रत्यक्षीकरण, फिर है जो स्मृति, और फिर निष्कर्ष, है ना। ठीक है। चालक विभेदक में दोनों में विभेद करना। कामक प्रतिमान में क्या था? सरल अनुबंधन, है ना। ये बात। और फिर ये चार शब्द है जो पहले देखे थे, इसमें सीखने का अर्थ में तो मानसिक चित्र, है ना, संज्ञान, कोग्निटिव इमेज। फिर मध्यवर्ती चर महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण है, और एकीकृत स्वरूप है जो महत्वपूर्ण है। तो कौन है जो कंप्लीट हो गया? टोलमैन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अब और बात कर रहे हैं 7 नंबर पे अपन किसके बारे में? अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, है ना। तो इससे भी कोई प्रश्न प्रश्न आया हुआ है, इस कारण से इसको थोड़ा, वैसे 6 पढ़ने थे जो 6 हो गए, लेकिन देखते हैं अपन। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग की प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। तो सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण की एक तरीके से परिभाषा आ गई है। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जाता है। सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। क्या क्या सिद्धांत है इसमें देखो। त्रिचरणी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। विद्वान कौन कौन है? एटकिंसन और शिफरिन, है ना। यह अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है जो जानकारी की स्मृति में प्रवेश करने के ढंग, भंडारित होने और स्मृति से पुनः प्राप्त किए जाने के ढंग की जांच करता है। इसके भी 3 अवयव है। कुल मिलाकर देखो, ये सूचना प्रक्रियाकरण में, प्रक्रियाकरण शब्द को मेन ध्यान रखेंगे। प्रक्रिया का मतलब हो गया प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया में क्या है कि कैसे है जो कोई भी नॉलेज हमारे स्मृति में आएगा, फिर है जो वो स्टोर होगा, और उसको हम रिप्रोडक्ट करके और जहाँ आवश्यकता है वहाँ उपयोग करेंगे। पहला सूचना भंडार हो गया, ज्ञानेन्द्रिय संवेदी संवेदनात्मक स्मृति, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे रखी है, उसको देख लेते हैं। पहला हो गया सेंसरी मेमोरी, संवेदनात्मक स्मृति। सर्वप्रथम सूचना आती है तक कुछ सेकंड के लिए रुकती है, तक कार्यात्मक स्मृति में चली जाती है। तो यहाँ जो पहली है संवेदनात्मक स्मृति है, उसमें मेमोरी याद कितनी देर तक रहती है? कुछ सेकंड तक। फिर दूसरा हो गया कार्यात्मक स्मृति। सूचना उस समय तक रहती है जब तक व्यक्ति चेतन रूप में कार्य करता है, एक्टिव होके सजग होके काम करता है। इसका वर्गीकरण करती है किन सूचनाओं को रखना है, किन को बाहर निकालना है। ये दूसरे नंबर पे हो गया कौन सा? फंक्शनल मेमोरी, ठीक है ना। फिर दीर्घकालिक स्मृति है, यह स्थायी सूचना स्मृति होती है जिसमें सूचनाएं विस्तृत और टिकाऊ होती है। नाम से ही पता चल रहा है। एक पहले कहाँ पढ़ गया है पर, ये 1 सेकंड और फिर 30 सेकंड से ज्यादा स्मृति वाले टॉपिक में ही पढ़ा गया ना। हाँ, तो वही कहानी आ गई वापस से। तो बताओ, देखिए सूचना प्रक्रियाकरण जो सिद्धांत किसने दिया? एटकिंसन और सिफरिन। और कितनी स्मृति मानी? 3। एक तो सेंसरी संवेदी, दूसरी हो गई कार्यात्मक जिसको फंक्शन बोला, और एक दीर्घकालीन, है ना। एक कुछ सेकंड के लिए कौन सी में? सेंसरी में। कार्यात्मक में जब तक व्यक्ति क्या रहता है? चेतन रहता है। और लंबे समय तक याद रहेगी वो बातें किसमें रहेगी? दीर्घकालिक। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अल्पकालीन, जीवन पर्यंत, दीर्घकालीन, कार्य स्मृति। तो ऐसा नाम आया क्या? नहीं आया। अल्पकालीन आया है, दीर्घकालीन आया है, कार्य स्मृति भी याद रखना। ठीक है, अल्पकालीन स्मृति को ही संवेदनात्मक स्मृति भी कहा है, ऐसे ध्यान रखना। फिर ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं? तो ध्यान, बोध और
अभ्यास। बौद्धिक क्रियाएं जो सूचना को रूपांतरित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बहुज्ञान, ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जानने व उन पर नियंत्रण होने को क्या कहते हैं? बहुज्ञान कहते हैं। ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, बहुवचन हो गया नहीं एक तरीके से, इस कारण बहुज्ञान हो गया, जानना और नियंत्रण करना। त्रिमार्गी अंतःक्रिया, अब त्रिमार्गी में 3 मार्ग आएंगे, तो कौन कौन से हैं देखो। अध्यापक से छात्र को संप्रेषण, शिक्षार्थी से अध्यापक को संप्रेषण, पुनः अध्यापक से शिक्षार्थी को संप्रेषण। ऐसे जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। अध्यापक है जो शिक्षार्थी को बता रहा है, शिक्षार्थी कुछ जवाब दे रहा है, वापस अध्यापक है जो शिक्षार्थी को बता रहे हैं। तो ये त्रिमार्गी हो गई अंतःक्रिया। देखो, अध्यापक से छात्र को संप्रेषण में सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण हो गया एक तरीके से। फिर शिक्षार्थी से अध्यापक को संप्रेषण है वो सूचना प्राप्ति हो गया। सूचना का प्रक्रियाकरण प्रोसेस भी हो गई, और वो जैसे कहा गया वैसे काम करे तो अनुक्रियाकरण हो गया। पुनः अध्यापक से शिक्षार्थी को संप्रेषण, लास्ट में क्या होता है? निदान ही होता है, या उपचार होता है, मूल्यांकन होता है, सूचना प्रस्तुतिकरण होता है। भाई हाँ, ये चीजें कंप्लीट हो गई, ये नहीं। तो 3 प्रक्रियाएं भी समझ में आई क्या? अध्यापक से, हाँ, अध्यापक से छात्र, फिर छात्र से अध्यापक, फिर अध्यापक से छात्र। सबसे पहले जो 2 शब्द आए थे, क्या आए थे सब? प्रक्रिया और सूचना प्रदान करना। इसके बाद स्टूडेंट से टीचर की तरफ जा रहा है, तब क्या है? प्राप्ति, प्रक्रियाकरण, अनुक्रिया। फिर है जो वापस से है तो उसमें निदान, मूल्यांकन और पुनः सूचना प्रदान करना, है ना। प्रक्रिया स्तर सिद्धांत क्या है देखते हैं। फ्रैंक व लेकार्ट, स्मृति केवल एक ही प्रकार की होती है। अब ये अलग आदमी आ गया शायद, सूचना प्रक्रियाकरण में है जो अलग आ गया क्या? तो इसको थोड़ा व्यवस्थित वापस सेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 7 नंबर था ना वो पॉइंट, अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। इसमें जो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत है ना, इसमें अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे, तो उनको 1 2 3 से बता रखा है इसमें। पहला हमने देख लिया त्रिचरणी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। त्रिचरणी में जो 3 तो प्रकार की, वो क्या है? स्मृति, मेमोरी, जो सेंसरी है, कार्यात्मक है और दीर्घकालीन है। ऐसे पढ़ लिया। एडकिंस और सिब्रिन ध्यान रखेंगे। और 3 ही प्रकार से शिक्षक और छात्र, छात्र से शिक्षक, शिक्षक से छात्र, ऐसे पढ़ लिया। अब 2 नंबर पे है, उसको देखते हैं, वो है प्रक्रिया स्तर सिद्धांत। वहां 3 था, इसका मतलब 3 थे एडकिंस और सिब्रिन में। यहाँ केवल प्रक्रिया की बात की है, तो यहाँ है जो विद्वान तो याद रखेंगे फ्रैंक और लेकार्ट। और स्मृति इन्होंने कितने प्रकार की मानी है? 1 प्रकार की। सीखने की योग्यता सूचना के प्रक्रियाकरण पर निर्भर करती है, ऐसा है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। फिर मिलर का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, तो मिलर का नाम जानते हैं? कहाँ का है? व्यवहारवादी, चलो बढ़िया। अभी कोई साउथ अफ्रीका की नहीं कह रहा, ठीक है। जॉर्ज ए मिलर, इसमें सूचना प्रक्रिया के सभी स्तरों पर विषय वस्तु के सार्थक संगठन, एनकोडिंग, चंकिंग की अवधारणा दी थी। आजकल अपन चंकिंग का उपयोग कर रहे हैं खूब। तो याद रखना, जॉर्ज ए मिलर 1956, और सभी स्तरों पर विषय वस्तु के सार्थक संगठन, एनकोडिंग, चंकिंग की अवधारणा दी है। सूचना की धारण क्षमता में वृद्धि करती है। ये चीजें जो सूचना को लंबे समय तक रिटेन करने में मदद करती है। क्या चीजें? बोलो, शब्द बोलो, क्या क्या है? एक तो सार्थक संगठन है, एक क्या है? एनकोडिंग है, एक क्या है? चंकिंग है। ये सूचना की धारण क्षमता इससे बढ़ती है। टीओटी, टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिस्ट, पर बल परीक्षण लेना व प्रयत्न करना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये टीओटी है जो भी, ये इसी से संबंधित है, ये याद रख लेना, मिलर से संबंधित, ठीक है। और चंकिंग की, एनकोडिंग की और सार्थक संगठन की बात है जो किसने कही है? मिलर ने, ठीक है। मिलर को याद रखना अपने को, ठीक है। फिर है सूचना प्रक्रियाकरण का दोहरा कोडिंग सिद्धांत। डबल कोडिंग की बात की है, ड्यूअल कोडिंग की बात की है, जिन्होंने भी की है। बात करते हैं कौन करने वाला ये बात? ए पेवियो। अधिगम में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों सूचनाओं पर समान रूप से बल दिया है। प्रक्रियाकरण 3 प्रकार का होता है, प्रतिनिध्यात्मक, संदर्भात्मक और साचर्यात्मक। याद रखेंगे शब्द क्या क्या है, बोलो। रिप्रेजेंटेशनल संदर्भात्मक में हो गया रेफरेंशियल, और साचर्यात्मक में हो गया एसोसिएटिव, है ना। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के सोपान, अब 4 सोपान बता रखे हैं। सबसे पहले क्या करोगे? सूचना भेजोगे तो सामने वाला क्या कर लेगा? सूचना प्राप्त कर लेगा। फिर सूचना क्या होगी? प्रोसेस होगी। और फिर सूचना क्या हो जाएगी? संप्रेषित। संप्रेषित का मतलब वापस फीडबैक वगैरह ये जोड़ दिया। इसके समर्थक खूब है। देखो, संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान,
ये टॉपिक चेंज हो रहा है क्या यहाँ से, है ना? शायद तक अलग कहानी शुरू हो रही है, तो इसको अभी एक बार वापस समराइज करते हैं। कुल मिलाकर प्रक्रियाकरण सिद्धांत में जो कितने नाम आए हैं, 4 नाम आए हैं। पहला एटकिंसन और सिपरी, कितने चरण माने थे, 3 माने थे, और तीनों में वो छात्र शिक्षक नहीं, शिक्षक छात्र, छात्र शिक्षक और वापस शिक्षक छात्र। और स्मृति के भी 3 प्रकार बताए थे, अल्पकालीन, कार्यात्मक और दीर्घकालीन। फिर दूसरे नंबर पे कौन था जिसने 1-2 लाइनों में बात खत्म कर दी थी, फ्रेंक और लेकार्ट, है ना? क्या माना है, प्रक्रिया स्तर, और कितने प्रकार बताए, एक ही प्रकार बताया था केवल, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे कौन था, मिलर। हाँ, तो मिलर ने क्या बात की, एनकोडिंग की, चंकिंग की, सार्थक संगठन की बात की थी, है ना? और ये जो हमारी धारण क्षमता उसको क्या कर रहा है, बढ़ाता है। तो तीसरे नंबर पे मिलर हो गया, ओके। फिर चौथे नंबर पे कौन था, पेवियो, ए पेवियो, है ना? ए पेवियो, पेवियो ने क्या कहा, ड्यूअल कोडिंग। क्या मेन बात की इसमें, शाब्दिक व अशाब्दिक दोहरा कोडिंग इसी को बोलेंगे, है ना? शाब्दिक रूप से भी होना चाहिए और अशाब्दिक रूप से भी होना चाहिए। प्रक्रियाकरण भी 3 प्रकार से बताया, प्रतिनिध्यात्मक, संदर्भात्मक और साहचर्यात्मक, है ना? फिर सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के सोपान बताए थे, उसमें सूचना भेजना, प्राप्त करना, फिर उसका प्रक्रियाकरण और संप्रेषण, है ना? तो ऐसे ऐसे याद रख लेना। अब शायद तक यहाँ से आगे अपन है जो वो उसकी सार उधर आ गए हैं शायद तक, तो बात कर लेते हैं। संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान में कौन है, संज्ञानवाद में कौन कौन है, जीन पियाजे है, कोलर है, कोपका है, वर्दीमर है, कुर्तलेविन है, गेने है और टोल है। ये पहले ही पढ़ लिया, वो कोई सेम नाम है वापस। गेने का अभी तक पढ़ा नहीं शायद, नहीं आया ना, पुरानी में है, नई में नहीं। हो सकता है ऐड कर दिया हो, इधर आगे पीछे कर दिया हो, देख लेते हैं। जॉन डीवी, प्रजातांत्रिक निर्मितवाद, अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत या संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत है, उनके समर्थक हैं, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। जॉन डीवी प्रजातांत्रिक निर्मितवाद की बात करते हैं, कैसे निर्मितवाद की, प्रजातांत्रिक निर्मितवाद की। फिर जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद या वैयक्तिक निर्मितवाद की बात करते हैं, जॉर्ज केली ने जो इनका समर्थन किया था। फिर ब्रूनर है जो विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखा जा सकता है, यानी संरचनात्मक निर्मितवाद या तृतीय निर्मितवाद की बात करते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं, संस्कृति भी आता है क्या वाइगोत्स्की के साथ। फिर हावर्ड गार्डनर बहुनिर्मितवाद, बुद्धि में भी आता है, बहुबुद्धि की बात की थी इन्होंने। जावेक मानव निर्मितवाद की बात करते हैं, पार्टनर इसके मददगार सहयोगी हैं, समर्थक हैं। कौन सा युग में निर्मितवाद का प्रकार नहीं है, तो भावात्मक निर्मितवाद, मनोक्रियात्मक निर्मितवाद नहीं आया था ना, ऐसा सब। संज्ञानात्मक शब्द यूज हुआ है, सामाजिक, रेडिकल, रेडिकल निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, भावात्मक शब्द शायद नहीं आया। और इस प्रश्न के चक्कर में इन्होंने ये सारी लाइनें लिखी हैं, तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं अपन। हाँ, डीवी का कौन सा है, प्रजातांत्रिक, ठीक है। पियाजे का कौन सा है, संज्ञान, ये अपन पढ़ चुके हैं। जॉन डीवी, थोड़ा ध्यान रख, जॉन डीवी और जगह कहाँ पढ़ते हैं अपन, जॉन डीवी का नाम तो आता है ना, शिक्षाविद है, और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में पढ़ता है, प्रोजेक्ट मेथड में, प्रजा प्रोजेक्ट ऐसे याद रख लेना। और फिर हमने बात की थी ब्रूनर, ब्रूनर है जो क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक निर्मितवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सीखा जा सकता है, और किसी भी बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा आ जाएगा वाटसन। वाइगोत्स की क्या बात करते हैं, सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं। अभी बांडुरा पढ़ा था हमने, वो किस में पढ़ा था, अधिगम, है ना। फिर हावर्ड गार्डनर का नाम आया है, कौन सा निर्मितवाद, अब वो बहुबुद्धि की बात करता है, तो हावर्ड गार्डनर याद रह जाएगा अपने को। और मानव निर्मितवाद, यहाँ शब्द आया था, उसमें जो भावना शब्द आया है, ठीक है, ये मानव निर्मितवाद शब्द आ जाए तब तो जावेक है इसका प्रतिपादक। हाँ, रेडिकल शब्द है जो किसके लिए आया, ये तो हमने देखा ही नहीं, है ना। तो रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है जिसको कट्टर बोलते हैं, उसको रेडिकल बोलते हैं। मतलब इसका हिंदी मीनिंग तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि रेडिकल का मतलब क्या होता है, कहाँ चला गया, नहीं आया ना, नहीं ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी में नहीं आया कहीं रेडिकल शब्द।
और देखते हैं, देखिए आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। मैंने तो इसका मीनिंग क्या बताया, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होता है शायद तक इसका मीनिंग। प्रमुख विशेषताएं, संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है, क्या है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, है ना, जिसमें बालक द्वारा सक्रिय मानसिक प्रविधि द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। बालक अर्थ व ज्ञान का निर्माता व सृष्टि करता है। निर्मितवाद का सबसे पहले उल्लेख सिमोर पेपर्ट ने किया। किसने किया है, सिमोर पेपर्ट। निर्मितवाद का केंद्रीय भाव क्या है, ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण। कुल मिलाकर बात है जो यहाँ निर्मितवाद शब्द में महत्वपूर्ण शब्द क्या है, निर्माण है, ठीक है। नवीन ज्ञान का निर्माण बालक द्वारा होता है और उसमें ज्ञान के आधार पर है, अनुभव द्वारा होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रविधि है, ध्यान रखेंगे। निर्मितवाद में अधिगम करता है, जो अधिगम करता समावेशक है, क्या है बोलो, इंक्लूजन, मतलब अपने आप में समाविष्ट करता है, निरीक्षण करने वाला है, विचारों को आकार देते हुए निर्माण करता है, स्वयं अर्थों का निर्माण करता है, बालक ज्ञान को संदर्भित करता है, इस संदर्भ में ये, इस संदर्भ में ये। निर्मितवाद की विशेषताएं क्या है, तो देखो इसकी उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई है, मतलब कोग्निटिव से ही ये थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया है। बाल केंद्रित उपागम है, बालक पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है। कुल मिलाकर निर्माण की बात हो गई, निर्मितवाद है तो। ज्ञान सक्रिय और कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, कौन मानते हैं ऐसा, निर्मितवादी, ठीक है ना। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये मूलभूत अवधारणा है, तो किसमें आ जाएगी बोलो, हाँ, रचनात्मक उपागम में या निर्मितवाद में, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में। छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके समस्या प्रदान की जाती है, समाधान वे स्वयं चर्चा करके निकालते हैं, ये सब भी अपने को ध्यान रखना है। शिक्षक की भूमिका आज किसकी होती है, मार्गदर्शक की या सहायकर्ता की, उत्प्रेरक की होती है, मोटिवेट करने वाला होता है। निर्मितवादी उपागम का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहाँ बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट देना। ज्ञान व्यापक अवधारणा है, इसमें समस्या समाधान पहला हो गया, क्या, समस्या समाधान, खोज, उपागम, पूछताछ और संपूर्ण से अंश की ओर प्रोजेक्ट शिक्षण विधियों पर बल दिया जाता है। कुल मिलाकर निर्मितवाद में जो चीजें हैं, समस्या समाधान हो, चाहे खोज की बात है, चाहे पूछताछ की बात है, चाहे संपूर्ण से किस तरफ जाना है, अंश की ओर जाना है, चाहे मेथड अगर यूज कर रहे हैं आप तो कौन से, प्रोजेक्ट मेथड, है ना। कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है, अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है, वैसा का वैसा नहीं आएगा, यहाँ आया ना, नया निर्माण करता है बालक। अधिगम एक सक्रिय, बिल्कुल ही आया इसमें, सक्रिय की बात आई है। पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया की बात भी की है इन्होंने, तो ऐसे समझ के उत्तर देना है। अध्ययन सामग्री, पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर मैनिपुलेटेड अध्ययन सामग्री, स्व निर्देशित सामग्री होती है। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बुझा सकता है अपने को परीक्षा में, बाई चांस ऐसा पूछ ले कि भाई पाठ्य पुस्तकें किसमें काम में नहीं लाई जाती है, पाठ्य पुस्तकों के बजाय मैनिपुलेटेड अध्ययन सामग्री कहाँ यूज होती है, तो निर्मितवाद में। क्योंकि ये कह रहा है ना कि निर्माण तो स्वयं करता है, पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर है जो मैनिपुलेटेड अध्ययन सामग्री आ जाएगी, स्व निर्देशित सामग्री। स्व निर्देशित सामग्री का मतलब क्या हुआ, एक स्तर जब बालक कंप्लीट कर लेगा तो दूसरे स्तर की सामग्री वह खुद है जो चयन करके और उपयोग करना शुरू कर देगा, है ना। और जहां तक पहुंच जाएगा, जैसे कोई एक यूनिट चल रही है और वो कंप्लीट हो गई तो वहां पर नीचे उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। ये उपागम शिक्षक की सीमित भूमिका पर बल देता है। शिक्षक की भूमिका कैसी हो जाती है, सीमित हो जाती है। बालक की जिज्ञासा को जागृत करके पूर्व अनुभव के प्रशिक्षण पर बल देना, स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने पर बल दिया जाना, आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। निर्मितवादी अधिगम के अंतर्गत बालक में आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, बहु परिप्रेक्ष्य और समस्या समाधान, अधिगम स्थानांतरण चिंतन पर बल दिया जाता है। ये चीजें सारी की सारी अपने को ध्यान रखनी। निर्मितवाद वापस शुरू हो गया क्या यहाँ से, रचनावाद व अधिगम। चलो बातचीत करते हैं और आगे। अब तक जो हमने बात की है यहाँ, जब भी वो 7वें नंबर का अपना टॉपिक खत्म हुआ था उसके बीच में, तो कुछ समझ में आएगा क्या कहानी है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं तुम तो, निर्मितवाद के बारे में पढ़ रहे हैं ना, संरचनावाद। और ज्ञान आज कैसे बनता है, क्या होता है, ऐसी बातें की हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निर्मितवादी हैं, उनके बारे में भी बात की हमने। एक शब्द आया जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्या शब्द आया है, रेडिकल, है ना, रेडिकल शब्द है जो समझ में नहीं आया। तो देखते हैं और क्या है, रचनावाद क्या है। चलो ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद वापस रिवीजन कर लेंगे। ये अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे समझ बनाता है, अवधारणा बनाता है की व्याख्या की जाती है, किसमें, रचनावाद में। और यहाँ रचनावाद शब्द है जो
उसमें रचना शब्द वो किसकी रचना है? ज्ञान की, है ना। तीन प्रकार बताए हैं रचनावाद के मुख्य, एक संज्ञान, एक सामाजिक और एक मौलिक। संज्ञानवादी रचनावाद जिसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे अपन, पियाजे अधिगम करता अपने ज्ञान को अपने साथी के साथ साझेदारी करते हुए संज्ञानात्मक संरचना बनाना व नवी समझ बनाना, ये संज्ञानवादी हो गया। संज्ञानवादी में कौन आगे? पियाजे, ठीक है। और क्या कह रहा है? अधिगम करता है जो अपने ज्ञान को अपने साथी के साथ साझेदार करते हुए, साझा करते हुए जो संज्ञानात्मक संरचना बनाता है या नवीन समझ बनाता है। फिर सामाजिक रचनावाद है, इसमें भी विद्वान का नाम आ जाएगा। किसका नाम आया है? वाइगोट्स्की। ज्ञान का निर्माण सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ में पारस्परिक रूप में निर्मित होता है, बहुत बढ़िया से याद रखना। फिर मौलिक रचनावाद है, ये रेडिक। अब मैंने तो क्या कहा था? कट्टर, है ना, कट्टर शब्द यूज किया। कट्टर का मतलब, अब यहाँ पर वो कट्टर शब्द है और उसको जो मौलिक से अपन जोड़े तो जुड़ सकता है, थोड़ा सा जुड़ सकता है ना। कट्टर का मतलब जिसमें जो किसी प्रकार का बाह्य किसी चीज से जो फर्क नहीं पड़ता है, जो सहिष्णु ऐसा नहीं होता है किसी एक चीज के प्रति है, जो बहुत भयंकर लेवल पे धारणा रखता है, उसी को अपन क्या कह सकते हैं? मौलिक भी कह सकते हैं। तो बढ़िया है, आगे मिल गई वो चीज भी अपने को। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, कैसे? पर्सनल। फिर वास्तविकता और अनन्य अनुभव आधारित व अनेक वास्तविकताओं पर आधारित होता है। वान ग्लेजर फील्ड ने इसके बारे में बताया। तो तीनों में एक एक विद्वान का नाम अपने को याद रखना है। रेडिकल में कौन आ गया? वान ग्लेजर फील्ड, ठीक है। कट्टर होता है, कट्टर होता है वही व्यक्ति क्या होता है? मौलिक होता है, बेल जोड़ वाला नहीं होता है। ऐसे मतलब कि उसको भी मानता है उसको भी मानता है, ऐसा नहीं, एक ही चीज को मानता है। और ये शब्द है जो मैं कहाँ से उठा के लिया है, बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे आते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करने वाला होता है तो वो अंग्रेजी में आते हैं, तो वो शब्द जब ये यूज कर रहे थे, रेडिकल शब्द यूज कर रहे थे, तो मेरे ध्यान में रह गया वो रेडिकल में नहीं है, क्योंकि आतंकवाद से इससे जुड़े हुए घटनाएं काफी चली थी अभी। रचनावाद शिक्षा शास्त्र के घटक, तो अभी तो हमने बात की रचनावाद के तीन प्रकार की, कौन कौन से बोलो फटाफट से? संज्ञानात्मक, सामाजिक और मौलिक, है ना। मौलिक, मौलिक को रेडिकल कहा, मौलिक को क्या कहा? रेडिकल। और मौलिक का वो फाउंडर कौन है? वान लेजरफील्ड। बाकी जीन पियाजे किसमें आया? संज्ञान में। और अपना वाइगोत्स्की किसमें आया? सामाजिक शास्त्र। क्लियर है ना। और संज्ञान वाले क्या कहते हैं कि बालक है जो अपने साथी के साथ साझेदारी करते हुए नए संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर बनाता है और नई नई समझ बनाता है अपने, ठीक है। सामाजिक क्या कहता है? समाज में ऑब्जर्व करके बालक नई चीजें सीखता है। और रेडिकल क्या बनाता है? व्यक्तिगत होता है। सीखना क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। नहीं आ रहा समझ में? आ जाएगा धीरे धीरे, आ जाएगा, सारी चीजें एकदम से नहीं समझनी। रचनावाद शिक्षा शास्त्र के घटक क्या है, तो देखो सीखना, ये रचनावाद मतलब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। सीखना वास्तविक जगत में क्या होता है? प्रामाणिक होता है, ठीक है। सीखने में सामाजिक वार्तालाप और चिंतन शामिल होते हैं। फिर विषय वस्तु व कौशल अधिगमकर्ता के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब जिस लेवल के बच्चे को सिखा रहे हैं उसके लिए प्रासंगिक होने चाहिए चीजें। विषय वस्तु व कौशल किससे संबंधित होने चाहिए? पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। विद्यार्थी को आत्म अनुशासित, आत्मचिंतन व आत्म जागरूकता के लिए प्रेरित करना चाहिए। किस किस चीज के लिए? आत्म अनुशासित, आत्म चिंतन और आत्म जागरूकता। और मुझे लगता है ये तीन चीजें किसी किसी के जीवन में आ जाए तो फिर तो किसी चीज की और जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। देखो किसी को अनुशासित करने की आवश्यकता बाहर से नहीं पड़े, यानी खुद से अनुशासित है। फिर आत्मचिंतन, खुद सोच लेता है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आत्म जागरूक, प्रत्येक जो प्रतिक्रिया करनी है, चाहे समाज, सोसाइटी, घर परिवार, सारी चीजें, तो फिर तो क्या चाहिए? अध्यापक को एक मार्गदर्शक और सुविधादाता की भूमिका में होना चाहिए, ना कि प्रशिक्षक। ट्रेनर का काम नहीं करना चाहिए, टीचर है तो केवल क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए। इसका भी मीनिंग बताओ देगा, कोई अटक रहा है तो उसको बता दे कि भाई हाँ ऐसे काम हो सकता है। या सुविधादाता का मतलब क्या है? अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा दे। अध्यापक को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जो भी विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण है वो। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है? जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो एक उसका परिप्रेक्ष्य है उसको बदला जा सकता है, भूमिका को कोई नई कहानी लाई जा सकती है। रचनावाद के प्रमुख अधिगम सिद्धांत, अब ये जैसे हमने शुरू में व्यवहारवाद के पढ़े थे छह, उसके बाद संज्ञानवाद के पढ़े थे छह, अब ये आ गए हैं रचनावाद के अधिगम। उपागम, उपागम लिखा है इन्होंने, फिर भी बात कर लेते हैं। पहला हो गया अधिगम कर्ता केंद्रित, यानी लर्नर सेंटर्ड। फिर हो गया किस पर सेंटर्ड? प्रयोगात्मक। फिर हो गया कौन सा? मानचित्रण,
अवधारणा, फिर हो गया कौन सा समाधान, समस्या समाधान, फिर कौन सा उपागम, खोजी, फिर लेखन कैसा, सृजनात्मक, और कौन सी जांच, सामाजिक जांच। तो ऐसे ऐसे ये 6-7 नाम हैं, इनको अपने को ध्यान देना है। बोलो देगे नामों को एक बार वापस। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, बोलो। रचनावाद के अधिगम उपागम है, ठीक है। रचनावादी अधिगम में अध्यापक क्या करे, अभी बात की थी हमने, क्या करे, अवधारणा में बदलाव लाए, है ना, खोज द्वारा सीखने, प्रक्रियात्मक ज्ञान कौशल सिखाने, संदर्भित आश्रित तर्क शक्ति का विकास करने, पारस्परिक व सहयोगी अधिगम के अवसर प्रदान करने, सक्रिय रूप से सीखने, गलतियों से सीखने, साथियों के साथ अंत्यक्रिया के अवसर देना, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तर्क शक्ति के विकास के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, और करे इस प्रकार शिक्षक सुविधादाता की भूमिका में होना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो इसका जो भाव है ना, केंद्रीय भाव है, वो क्या है, बालक को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, यही बात कह रही है, ताकि वो रचना कर सके, खुद से निर्माण कर सके। क्योंकि सारी चीजें इसमें आ रहा, देखो, प्रक्रिया मतलब कोई भी प्रोसेस आएगी, कौशल तो बालक खुद एक्टिव रहेगा, संदर्भ कोई भी कनेक्शन है जो जोड़ सकता है किसी भी चीज के साथ, पारस्परिक और सहयोगी अधिगम तब भी है जो बालक सक्रिय रहेगा, फिर गलतियों से सीखना, बालक को गलती करने देना चाहिए, इसका मतलब यह है, फिर सीखेगा वो, अंत्यक्रिया के अवसर देना, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बहुत सारे बालक है जो प्रश्न पूछते हैं तो वो चीजें जो ठीक है मतलब इसके हिसाब से, फिर वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए। वाद विवाद का आयोजन कैसे, वाद विवाद का मतलब क्या है, कोई है जो एक बालक पक्ष में बोल रहा है, एक बालक उसके विपक्ष में बोल रहा है, ऐसे जिससे क्या होगा, किस शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा। और ये सारी गतिविधियां जब हो रही है तब टीचर है उसको जो पंच नहीं बनना, उसको क्या करना है, केवल मार्गदर्शन करना है, सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी। और ये कौन मानते हैं ऐसा, बोलो, निर्मितवादी मानते हैं, ठीक है। निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, ऐसी बातचीत है। तो शुरू करते हैं। इस प्रश्न के चारों ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन है तो डायरेक्ट देख लेते हैं, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। अब इसके अलावा चार तीन ऑप्शन है, उनको पढ़ेंगे तो देखो, पूर्व संप्रदाय और गलत संप्रदाय जानने चाहिए, अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व और गलत संप्रदायता की त्रुटि सुधार करवा सके, अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, अभी पढ़ा जस्ट हम, अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रदायों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है, ठीक बात है, इसमें भी विद्यार्थी खुद निर्माण करेगा, सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होने देनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया क्या, नहीं कहा गया, त्रुटि होने देनी चाहिए ऐसा कहा गया, कहा है ना, कहा है ना, बोलो। अब ये लगे इसे रहा कि एकदम पॉजिटिव है, लेकिन रचनावाद वाले जो थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ, देखो इसको थोड़ा अपन बात करते हैं, ये शब्द आए यहाँ, यानी आप है जो सही फैक्ट पहुंचाएंगे इसकी जरूरत नहीं है, आप एक बार उनको गलती करने दीजिए, गलतियों से वो बालक है जो सीखेगा, आप केवल ये बता दीजिए कि भाई यहाँ गलती हुई है, तो फिर वो वापस सोचेगा कि क्या हुआ। अधिगमकर्ता की भूमिका क्या होगी, तो अधिगमकर्ता कौन हो गया, बच्चा जो सीख रहा है, ज्ञान अर्जन से ज्ञान सृजन करता है, सृजन कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके सीखेगा, स्वयं परीक्षण करके सीखेगा, व्याख्या करके सीखेगा, स्वयं सीखने की जिम्मेदारी ले, ऐसे कहूँ कि कान खोल के सुन लेना कि सीखने की जिम्मेदारी किसकी है, बालक की स्वयं की है। सहभागिता व सहयोगी के रूप में सीखना, मतलब कहीं ना कहीं है जो सहयोगी के रूप में जा सकता है या कहीं भाग लेके भी सीख सकता है, और स्वतंत्रता पूर्वक सीखना, खुद से भी आराम से अपने हिसाब से भी सीख सकता है। अब रचनावादी अधिगम मॉडल है, उसमें 5 ई आए हैं, क्या आए हैं, 5 ई, और ये 5 ई बताने वाले हैं जॉन डीवी और रोजर बाइकी। अब ये जैसे 5 ई है ना, ऐसे अपने भी बहुत सारे आईर बीर ऐसे बना रखे हैं, जैसे एक जगह 4 आई आया था, सबसे पहले क्या था उसमें, इंडस्ट्रीज, भाई उसमें पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था जो भी पता नहीं है, लेकिन 4 इरिक्शन में है ना, मनोसामाजिक क्या था वो, हाँ, इरिक्शन में पढ़ा था, सबसे पहले इंडस्ट्रीज था, फिर क्या था, आइडेंटिटी, फिर लास्ट में इंटीग्रिटी था, भूल गए हैं? गड़बड़ हो गए थे। और 4 भी तो याद आ जाएगा, अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, बांडूरा, बोल्स, बिंड्रा,
और ब्रूनर, है ना। अब उसको याद कर लेना, 4 आई को फटाफट से, ठीक है ना। और बता देना अभी। पहला ई है, उससे बनता इंगेज, काम में लगना, संलग्न होना। फिर एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मीनिंग क्या निकलेगा, अन्वेषण करना। फिर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना। इलेबरेट यानी विस्तार करना, विस्तृत करना। और इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना। तो 5 ई है वो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं, सबसे पहले इंगेज, इंगेज के बाद एक्सप्लोर, एक्सप्लोर के बाद एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के बाद लास्ट में इवेल्युएशन आएगा, इलेबोरेट और लास्ट में इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएट, मूल्यांकन। 5 ई का सही क्रम है, तो सही क्रम है इसका मतलब लफड़ा है, इसको इसी क्रम में बोलना पड़ेगा। लास्ट में क्या है, इवेल्युएट है, सबसे पहले क्या है, इंगेज है। फिर ये 3 शब्द है, उनको भी देखना। सबसे पहले देखो इंगेज है, इंगेज का मतलब होता है संलग्न, तो ये 3 है, सही है, ऐसे विद्यार्थी अनुमान लगाएगा कि ये तो सही नहीं है। फिर संलग्न के जस्ट बाद में उसको क्या करना है, तो तीनों में अगर समान आ रहा है इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ तक तो खोज वाला तो क्लियर है। फिर विस्तार आ गया, व्याख्या आ गया और मूल्यांकन आ गया। तो मूल्यांकन तो कहाँ आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, तो ये तो सही होगा नहीं। फिर यहाँ देख रहे हैं अपन, तो मूल्यांकन दोनों में आ गया, तो दोनों में से कोई एक सही है। अब विस्तार और व्याख्या में अपने को देखना, इलेबरेट पहले होगा या व्याख्या पहले होगा। व्याख्या करोगे तभी तो इलेबरेट होगा, है ना। तो व्याख्या आ जाएगी पहले और इलेबरेट आ जाएगा बाद में, विस्तार। 7 ई मॉडल भी, मॉडल ही मॉडल भेड़े हो रहे हैं सब, है ना। ये 5 ई में याद रखेंगे, जॉन डीवी और रोजर बाइकी। अब ये 7 ई में कौन है, रोजर बाइकी, वो उधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ नाम आया है, तो याद रख लेना। इसने जो 7 कर दिया, क्या है पहला, पहला है इलिसिट, ध्यान में आना, प्रकाश में आना, मतलब इंगेज से पहले एक और लेके आ गया है क्या, इलिसिट, ठीक है ना, आसपास घटना को देखना और समझना। फिर दूसरे नंबर पे है इंगेज, यानी कि उसको जो इंगेज शब्द है ना, संलग्न होना, व्यस्त रहना। फिर खोज करना, एक्सप्लोर। फिर व्याख्या करना, एक्सप्लेन, ये लगभग वही शब्द है। फिर इलेबरेट है, इवेल्युएट है, और लास्ट में क्या आ गया है, एक्सपांड। तो पहले इलिसिट, लास्ट में शब्द बोलो एक बार, एक्सपांड, ठीक है। एक्सपांड का मतलब जो सीखा है उसको क्या करना, रायते को बोलो, हाँ, ऐसे याद रख लेना कुल मिलाकर, लास्ट में जो फैलाना। तो एक बार ये है जो वापस बोल सकते हैं अपन। कितने ई है, 7 ई है। पहला क्या है, इलिशिट, क्या है, इलिशिट। अब इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबरेट, इवेल्युएट, ये 5 क्रम से बोल सकते हैं। और लास्ट वाला क्या था, एक्सपांड, है ना, फैलाना। तो 5 वो याद कर लोगे तो पहला लास्ट वाला ही याद करना रहा इसमें। और कौन है, रोजर बाइकी, और उसमें एक और है, कौन है, अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। क्या याद रखना अच्छे से, जॉन डीवी। बच्चे ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं, तो एनसीएफ 2005 में रचनावाद की विस्तृत व्याख्या देख सकते हो, ठीक है। अब ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है प्रश्न बताओ देखें। एनसीएफ 2005 है जो, हाँ, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो थैला वेला ले जाना ही नहीं है, बस्ता बिना बोझ के, ऐसा कुछ है उसमें सिस्टम। इसका मतलब बाल लगे किताबें नहीं चाहिए, बस मस्त है जो आराम से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये याद रखेंगे, एनसीएफ 2005 में भी कौन सा वाद है जो महत्वपूर्ण है, रचनावाद, ठीक है, या रचनावाद पर आधारित है, ऐसे याद रखें। बच्चे ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बोलो, अरे क्या करते हैं, बच्चे ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं, क्रिया या घटना का अवलोकन करते हैं। फिर अवलोकन के आधार पर धारणा या क्या बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। फिर धारणा व परिकल्पना का क्या कहते हैं, परीक्षण करते हैं। फिर परिकल्पना परीक्षण के बाद है जो निष्कर्ष निकालते हैं। फिर उसका जनरलाइजेशन करते हैं और लास्ट में किस पर पहुंच जाते हैं, सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं। ये बात है जो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार है। सबसे पहले किसका अवलोकन कर रहे हैं, क्रिया या घटना का, ठीक है। अवलोकन के आधार पर अपने मन में क्या बना रहे हैं, धारणा या परिकल्पना बना रहे हैं। फिर धारणा या परिकल्पना का क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के बाद उससे क्या निकाल रहे हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष निकालने के बाद क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सिद्धांत पर, ठीक है। पियाजे ने बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा, क्या कहा बोलो। जॉन डीवी का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अनुभवों का पुनर्निर्माण, अनुभवों का क्या है, पुनर्निर्माण, वातावरण के साथ समायोजन, सामाजिक कुशलता का विकास,
और बालक इसमें स्वयं करके ज्ञान प्राप्त करता है, रचना करता है और समाज के लिए तैयार करता है चीजों को। जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या बालक, समाज केंद्रित व रुचि आधारित होनी चाहिए। देखो, बालक, समाज और रुचि, तीन चीजों का ध्यान रखना है पाठ्यचर्या में। शिक्षण विधियां निम्न चरण: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना, परीक्षण और लास्ट में क्या, निर्णय। ये शिक्षण विधियां हैं, उनमें भी ये चरण होने चाहिए। सबसे पहले जो बालक को किसकी अनुभूति होनी चाहिए, समस्या की अनुभूति होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना चाहिए, समस्या का वो बालक जो विश्लेषण करे, उसके बाद समस्या के संबंध में जो परिकल्पनाएं निर्माण करे, उनमें से किसी एक का परीक्षण करके चयन करे और लास्ट में क्या दे, निर्णय दे। नोवाक का मानव रचनावाद क्या है? अब नोवाक का मानव रचनावाद अभी जस्ट है जो ऊपर नाम आया था, जब हम पढ़ रहे थे बीच में एक जगह है जो मानव रचनावाद नाम आया था क्या? भावना शब्द नहीं आया। नोवाक के अनुसार नए ज्ञान के रचना पूर्व ज्ञान से संबंध होता है। यह अर्थ बताने की तकनीक है जो भाषा में जटिल रूप में सन्निहित रहती है, जिसको मानव को अपनाना होता है। कुल मिलाकर मानव अपनाता है, इस कारण से यहाँ पर मानव रचनावाद हो गया। नोवाक अनुसार सीखना क्रमिक रूप में होता है। मानव आज कैसे सीखता है, क्रमिक रूप में सीखता है, ऐसा मान याद रखना अपने को। रचनात्मक अधिगम का स्वरूप कैसा है, तो बात करते हैं अधिगमकर्ता का स्वरूप। अधिगमकर्ता की पृष्ठभूमि, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा और वैयक्तिक उत्तरदायित्व का यहाँ पर महत्व है। पहला हो गया रचनावाद अधिगम का स्वरूप में अधिगमकर्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अधिगमकर्ता की पृष्ठभूमि, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा, वैयक्तिक उत्तरदायित्व, इन सबका इंपोर्टेंस। फिर अध्यापक का स्वरूप कैसा, तो अध्यापक कैसा होना चाहिए, दार्शनिक टाइप का होना चाहिए, निर्देशक, सहायक, सरलीकर्ता और उत्प्रेरक, मोटिवेटर के रूप में काम करे ऐसा। फिर इसमें प्रश्न पूछ भी रखा है, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो अनुदेशक, निर्देशक और मित्र नहीं होगा, क्या होगा, सुगम करता। और साइकोलॉजी में कोई प्रश्न ऐसा उलझ जाए तो उसमें साइकोलॉजिकल शब्द की तरफ अपने को जाना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम से सही कर सकते हैं। अधिगम क्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो सक्रिय होना चाहिए बालक। अधिगम सक्रिय, जहाँ छात्र एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए वातावरण की सहायता से ज्ञान का निर्माण करते हैं। विधि संपूर्ण से अंश, पूछताछ, समस्या समाधान, अवलोकन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अवधारणा मानचित्रण और खोज तथा सहयोगी शिक्षण, ये शिक्षण विधियां भी है अपने, तो थोड़े बता तो देंगे इनमें से संपूर्ण से अंश किस में आता है, गेस्टाल्टवाद में आता है। और शिक्षण में कोई विधि है क्या इससे मिलती जुलती, आगमन, आगमन में है ना संपूर्ण से अंश। फिर पूछताछ, सकमेन का नाम भी आता है उपागम के रूप में। तो और समस्या समाधान में कौन है, थॉमस है ना और सुकरात। अवलोकन में कौन है, ऑब्जर्वेशन में वाटसन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ओसबर्न है ना, ओसबर्न। अवधारणा मानचित्रण में जोसेफ डी नोवेल, ओके। खोज, वो आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें खोज में है, वो भी है ना, मैं खोजता हूँ ऐसा कुछ कहता है। और सहयोगी शिक्षण में, सहकारी शिक्षण में कौन है ही होना, है तो सही है, हाँ दल शिक्षण है। अमेरिका में शुरुआत हुई थी, कोई यूनिवर्सिटी का नाम आता है ऐसा कुछ, हार्वर्ड। शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, तो व्याख्यान तो पुरानी है, प्रयोजन, मस्तिष्क उद्वेलन, प्रयोग विधि आ जाएगा। फिर पाठ्यक्रम, सूचना अधिगम, फिर सहयोगात्मक अधिगम, अन्वेषणात्मक, अंतःक्रियात्मक अधिगम, ऐसा है जो पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें सूचना, सहयोग, अन्वेषण, अंतःक्रिया सब हो। अब यहां से आगे है जो अपन सामाजिक निर्मितवाद, इसके बारे में फुल डिटेल होगी किताब में, देखो है ना। तो इसकी बात अपन अभी रिवीजन वगैरह कर लेते हैं और अपने उस कॉपी से कल इसकी बात कर लेंगे, है ना।